वरिष्ठ, मुझे रक्षक जुओ कहो और मेरे सामने खुद को मैं कहना बंद करो। खुद को जूनियर या छोटा कहो। क्या तुम्हें ऐसे सरल शिष्टाचार भी समझ में नहीं आते? पिल वैली के प्रतीक चिन्ह के साथ एक भव्य उड़न नाव के ऊपर जुओ तियानजियांग ने सिद्धार्थ को ठंडे स्वर में डांटा। पूर्वी जुआन राजधानी से शुरू करके सिद्धार्थ जुओ तियानजियांग के साथ कई परिवहन संरचनाओं से गुजरा था, लेकिन कुछ जगहें ऐसी थीं जिन्हें परिवहन संरचनाओं से नहीं जोड़ा जा सकता था और वहां उड़ने वाली नावों की जरूरत थी। रास्ते में जुओ तियानजियांग और पिल वैली के अन्य लोगों ने पिल टॉवर की प्रतियोगिता के विजेता सिद्धार्थ को नजरअंदाज कर दिया। अंत में सिद्धार्थ अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसे तुरंत डांटा गया। इस गुस्से से सिद्धार्थ को पता चल गया कि जुओ तियानजियांग अभी भी उसे पसंद नहीं करता। हालांकि उसका भेष एकदम सही था, जुओ तियानजियांग को अभी भी उस पर सिद्धार्थ की छाया दिख रही थी। हालांकि पिल वैली की इस यात्रा पर यदि उन्हें अपने लिए एक अच्छा समर्थक नहीं मिला तो संभवतः वे स्वयं को वहां स्थापित नहीं कर पाएंगे। निर्वाण शास्त्र को छूने का अवसर तो दूर की बात है। खांसी शिष्य पूछना चाहता है। मुझे याद है कि जब टॉवर पूर्वज चले गए थे तो इस बैच की अवधि 10 साल थी। इसकी अवधि क्यों समाप्त हो गई? खांसी, महान रक्षक जुओ, मुझे देर से क्यों गिना जाता है? सिद्धार्थ ने पूछा। हम तुम्हें क्या पता? यह 10 साल के लिए वैध हो सकता है, लेकिन पहले 3 साल पिल वैली में नींव बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। उस सुनहरे समय को खोने के बाद तुम्हें पालने का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि हम किसी बेकार व्यक्ति को पिल वैली में लाने में इतनी मेहनत बर्बाद करेंगे? अगर तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ने कट नहीं बनाया तो उन 3 सालों को खोने के बाद इस बैच के साथ भी तुम्हारे पास पिल वैली में प्रवेश करने की योग्यता नहीं होगी, जुओ तियानजियांग ने ठंडे स्वर में कहा। जुओ तियानजियांग से इस सुनहरे समय का जिक्र सुनकर सिद्धार्थ को अचानक याद आया कि टॉवर पूर्वज ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। यही वजह थी कि वह चाहता था कि सिद्धार्थ उसके साथ जाए, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया था। अरे, यह कैसी ठगी है? उसने सोचा था कि वह इस बैच का इस्तेमाल पिल वैली में अपनी ताकत दिखाने के लिए कर सकता है, लेकिन अब उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका कोई स्टेटस ही नहीं है। लॉन्ग सैन, ध्यान से सुनो। बेहतर होगा कि तुम मेरे द्वारा कहे जाने वाले हर शब्द को याद कर लो। जुओ तियानजियांग ने अपने सामने खड़े उस छोटे से बच्चे को देखा। किसी अज्ञात कारण से उस व्यक्ति की छवि हमेशा उसके चेहरे पर उभरती रही जिसने उसे थप्पड़ मारा था, और उसे इस बच्चे को मार डालने की इच्छा हुई। लेकिन उसके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली और अत्यंत दुर्लभ थी। अगर उसे सही तरीके से पाला जाए तो वह निश्चित रूप से एक कीमिया जीनियस बन सकता है। बेशक यही एकमात्र कारण था जिसके लिए वह उसे ला रहा था। हालांकि उसे लाने से पहले जुओ तियानजियांग ने उसके लिए अपनी योजनाएं बनाई थीं। उसने आगे कहा, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ तुम पिल वैली में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं हो। मुझे बस लगता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति खराब नहीं है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अगर मैं तुम्हें बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करूं तो शायद तुम बन पाओगे। सिद्धार्थ ने मन ही मन उपहास किया। एक बार फिर जुओ तियानजियांग उसके साथ इस तरह का खेल खेल रहा था। उसे देखते ही सिद्धार्थ को पता चल गया कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन बाहर से वह सम्मानपूर्वक पेश आ रहा था, जैसे कि उसे एक भी शब्द छूटने का डर हो। आपको पिल वैली में लाना मेरा आप पर उपकार है, लेकिन यह मेरे कर्तव्य का भी हिस्सा है। पिल वैली में प्रवेश करने के बाद आपको मेरी बात माननी होगी। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको लाभ होगा, लेकिन यदि आप अहंकारी होने लगे तो मैं आपको बता दूं, आपकी मृत्यु बहुत ही बुरी होगी। सच कहूं तो यदि आप पिल वैली के किसी भी शिष्य को अपनी पिल फ्लेम दिखाते हैं तो आप उन सभी को हंसी में लोटपोट कर देंगे। पिल वैली में प्रतिभाशाली लोगों को भी शक्तिशाली समर्थन की आवश्यकता होती है। आपकी देखभाल करने वाले किसी के बिना आपके पास कुछ भी नहीं होगा। क्या आप समझे? शुरू से ही सिद्धार्थ को इस बूढ़े लोमड़ी के इरादे समझ में आ गए थे। वह चाहता था कि सिद्धार्थ उसके प्रति समर्पित रहे। ऐसा लग रहा था कि पिल वैली का अंदरूनी हिस्सा भी पूरी तरह से एकजुट नहीं था। शिष्य समझ गया। शिष्य रक्षक जुओ की दयालुता और उपकार को कभी नहीं भूलेगा। अगर मैंने अपनी शपथ तोड़ी तो मुझ पर बिजली गिर जाए, सिद्धार्थ ने कसम खाई। सिद्धार्थ के लिए बिजली गिरना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ऐसा सच में हुआ है या नहीं। लेकिन एक साधारण साधक के लिए यह विपत्ति के दौरान दिल में शैतान पैदा कर सकता था, और यह सबसे डरावनी शब्दों में से एक थी।
उसे इतनी भारी शपथ लेते देख जुओ तियानजियांग और अन्य सभी भावुक हो गए। रक्षक जुओ, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिद्धार्थ ने अपनी छाती थपथपाई, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, चिंता मत करो, मैं अपनी कृपाण से तुम्हें कुछ बार जरूर काटूंगा। जुओ तियानजियांग की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी। अब जबकि सिद्धार्थ ने इतनी ईमानदारी व्यक्त की थी, उसे उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं लगा। उसने हल्के से कहा, अच्छा, बस ठीक से सुनो और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम वैसा नहीं करते जैसा तुम्हें बताया गया है तो मैं कभी भी तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसे वापस ले सकता हूं। जुओ तियानजियांग के शब्द गाजर और छड़ी का मिश्रण थे, लेकिन सिद्धार्थ पहले से ही इस तरह के खेल से ऊब चुका था। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब बहुत कठोर हो गई है और तुम गोलियों को परिष्कृत करने में असमर्थ हो। यह आत्मा सक्रियण गोली है। यह तुम्हारी आत्मा को उसकी पुरानी लचीलापन वापस पाने की अनुमति देगी और उस समय मैं तुम्हारी कीमिया कौशल देखूंगा। जुओ तियानजियांग ने सिद्धार्थ को एक गोली दी। सिद्धार्थ ने तुरंत इसे पी लिया। वह उड़ती हुई नाव के एक निजी कमरे में घुस गया और शांति से औषधीय ऊर्जा को पचा लिया। उनके चले जाने के बाद लाइफ स्टार विशेषज्ञों में से एक ने यह पूछे बिना नहीं रहा कि क्या यह लॉन्ग सैन वास्तव में उपयोगी है। मुझे अभी तक नहीं पता। उसकी आत्मा एक अजीब अवस्था में है। यह शक्तिशाली नहीं है, लेकिन समुद्र की तरह विशाल है। यहां तक कि एक दिवंगत आत्मा परिवर्तन कीमियागर के पास भी ऐसी आत्मा ऊर्जा नहीं होगी। चूंकि आत्मा ऊर्जा कीमिया की नींव है, इसलिए इस लॉन्ग सैन की जन्मजात प्रतिभा निश्चित रूप से दानव श्रेणी की है। लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि उसका नियंत्रण, कीमिया तकनीक और समझ कैसी है। जुओ तियानजियांग ने कहा, पिल टॉवर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उसे बुरा नहीं होना चाहिए, है ना? पूर्वी बंजर भूमि का पिल टॉवर बस एक गरीब उजाड़ दुकान है। क्या वे कोई उत्कृष्ट शिष्य बना सकते हैं? भले ही लॉन्ग सैन एक कीमिया जीनियस हो, लेकिन अगर उसे ठीक से पालने वाला कोई न हो तो उसके पास कोई उत्कृष्ट कौशल नहीं होगा। एक बार जब उसकी आत्मा फिर से सक्रिय हो जाती है तो हम उसका परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वह दिव्य पिल हॉल में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। अगर वह नहीं करता है तो प्रयास बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उसे सीधे पिल ऑर्डर विभाग में भेज दें, जुओ तियानजियांग ने कहा। रक्षक जुओ, आप उसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित नहीं करने जा रहे हैं? आपकी कीमियागिरी की कुशलता हम सभी से बेहतर है, लाइफ स्टार विशेषज्ञ ने पूछा। मैं नहीं चाहता। किसी कारण से मुझे उस बदमाश को देखना पसंद नहीं है। मैं आराम करने जा रहा हूं और सोचूंगा कि मैं अपनी रिपोर्ट कैसे दूंगा और मैं उन पांडित्यपूर्ण कमीनों के सवालों का कैसे सामना करूंगा। जुओ तियानजियांग ने आह भरते हुए अपने कमरे में वापस चला गया। 3 दिन बाद सिद्धार्थ एकांतवास से बाहर आया। सच तो यह है कि उसकी आत्मा की कठोरता उसके छद्मवेश का ही हिस्सा थी, लेकिन सही तरीके से काम करने के लिए वह 3 दिन बाद ही बाहर आया। पिल वैली के विशेषज्ञों ने तुरंत ही सिद्धार्थ की तकनीक और नियंत्रण को देखने के लिए उसे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने जो कीमियागिरी की क्षमता दिखाई वह उसी स्तर की थी जब उसने पूर्वी बंजर भूमि के पिल टॉवर में गोलियों को परिष्कृत किया था। उन पिल वैली विशेषज्ञों ने अपना सिर हिलाया। ये कीमियागिरी कलाएं बहुत निम्न स्तर की थीं। उन्होंने निराशा से आह भरी। लॉन्ग सैन पहले से ही थोड़ा बूढ़ा हो चुका था और उसने इन तकनीकों से गोलियों को परिष्कृत करने में बहुत समय बिताया था। पिल वैली की कीमिया कला का अभ्यास शुरू करने के लिए उसे अपनी नींव को पूरी तरह से तोड़ना और फिर से बनाना होगा। कुछ सालों के बिना ऐसी आदतों को बदलना असंभव था। हालांकि लॉन्ग सैन ने जो समझ की क्षमता दिखाई उसने उन्हें पूरी तरह से चकित कर दिया। उसने कुछ ही प्रयासों में अपनी तकनीक की खामियों को ठीक कर लिया और कुछ ही समय में नई क्षमताओं को पूरी तरह से अपना लिया। उन्होंने तुरंत उसे पिल वैली की सबसे बुनियादी कीमिया कला सिखाना शुरू कर दिया और लॉन्ग सैन को अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह से ठीक करने में केवल आधा दिन लगा। उसकी पुरानी आदतों और तकनीकों ने उसकी कीमिया को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। सिर्फ 2 दिनों में लॉन्ग सैन ने पिल वैली की बुनियादी कीमिया कला पूरी तरह सीख ली थी। वह किसी भी गोली के फॉर्मूले को सिर्फ एक नजर में याद कर सकता था और गोलियों को परिष्कृत करते समय वह सिर्फ एक बार ही गलती करता था। वह कभी भी एक ही गलती दोबारा नहीं करता था। वे सभी लाइफ स्टार कीमियागर हैरान रह गए। उन्होंने धीरे धीरे उसे अधिक कठिन तकनीक और कौशल सिखाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ सिर्फ उनके साथ सहयोग कर रहा था। अपनी पिल सॉवरेन यादों के साथ उसे ही उन्हें सिखाना चाहिए था, लेकिन उनका भरोसा जीतना एक कदम दर कदम की प्रक्रिया थी।
रास्ते में इन विशेषज्ञों में से एक ने उसे एक अर्थ फ्लेम बीज दिया। सिद्धार्थ के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि पिल वैली के पास वास्तव में बहुत अधिक पैसा था। उन्होंने बस उसे अर्थ फ्लेम रैंकिंग में 40वें स्थान पर रहने वाला अस्तित्व दे दिया। उसने पृथ्वी ज्वाला बीज को परिष्कृत किया और वो लोम से कहा कि वह इसे न खाए। अभी के लिए यह वह ज्वाला थी जिसका उपयोग उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए करना था। इस पृथ्वी ज्वाला और सभी के मार्गदर्शन के साथ लांग सैन की कीमिया कला हर दिन आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ी। ये सभी कीमियागर अतुलनीय रूप से उत्साहित थे और उसे कीमिया का प्रतिभाशाली व्यक्ति बताकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यहाँ तक कि जुओ तियानजियांग भी बाहर खींच लिया गया था। उसने ऐसा खजाना मिलने की उम्मीद नहीं की थी। लॉन्ग सैन वास्तव में चौंकाने वाली समझ के साथ एक कीमिया प्रतिभा था। इस प्रकार जुओ तियानजियांग ने उसे प्रोत्साहन के रूप में एक शीर्ष ग्रेड किंग आइटम औषधीय भट्ठी दी। लॉन्ग सैन ने तुरंत कृतज्ञता के आंसू बहाए और पिल वैली के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। उसने वैसा ही किया जैसा जुओ तियानजियांग ने उसे बताया था। उसकी वफादारी ऐसी थी जैसे लॉन्ग सैन जुओ तियानजियांग के कहने पर भी बिना कोई सवाल पूछे हमला कर देता। लेकिन उसने पाया कि जुओ तियानजियांग मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कुराहट जबरदस्ती की गई थी। वह अभी भी लॉन्ग सैन के प्रति अपनी नापसंदगी को छिपा नहीं सका। सिद्धार्थ जानता था कि चाहे वह खुद को कैसे भी छिपा ले, कम से कम उसके असली रूप की कुछ छाया तो उसके पीछे पीछे रहेगी। ऐसा लग रहा था कि जुओ तियानजियांग उससे बहुत नफरत करता था। भले ही वह जानता था कि लॉन्ग सैन सिद्धार्थ नहीं है, फिर भी वह उसे पसंद नहीं करता था। अरे, मुझे उसकी नजरों से बचने का कोई उपाय सोचना होगा। मेरे बारे में उसका शक अभी भी पूरी तरह से मिटा नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? पूरे दिन इस कमीने की निगाहों में रहना बहुत असहज था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जहरीला सांप उसके पीछे पड़ा है जो उसे कभी भी डस सकता है। उड़ती हुई नाव आगे बढ़ती रही। दोपहर का समय था और सूरज हवा में ऊपर था। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। सिद्धार्थ चौंक कर उछल पड़ा। नाव की गति धीमी करो। हम स्वर्ग भक्षण वन में पहुंच गए हैं। जुओ तियानजियांग की आवाज थोड़ी भारी थी और यहां तक कि उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई थी। उड़ने वाली नाव धीमी हो गई। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि यह अंधेरा वास्तव में एक घना जंगल था। ये सच्चे प्राचीन वृक्ष हैं जो स्वर्ग तक पहुंचते हैं। ये पेड़ वाकई आसमान को छू रहे थे। वे इतने विशाल थे कि 300 मीटर की उड़ने वाली नाव भी उनके पास से उड़ते हुए किसी कीड़े की तरह लग रही थी। पेड़ों की पत्तियों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था, जिससे उन तक हल्की सी भी धूप नहीं पहुंच पा रही थी। यही कारण था कि सब कुछ काला था। अरे, इनकी ऊंचाई तो 1,00,000 मीटर से भी ज्यादा होगी। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इनमें से कुछ को पकड़कर आदिम अराजकता वाले स्थान पर लगा दूंगा। सिद्धार्थ का दिल इन विशाल पेड़ों को देखकर जोर से धड़कने लगा। उसे अभी उनमें से कुछ को खोदने की इच्छा हुई। लेकिन ये पेड़ भयावह और डरावने थे। वे लगभग शैतान जैसे दिखते थे। उड़ती हुई नाव की सुरक्षा के माध्यम से बुरी हवा के झोंके आए, जिससे सिद्धार्थ की खोपड़ी सुन्न हो गई। किस तरह के पेड़ इतने डरावने हो सकते हैं? सिद्धार्थ फुसफुसाया। अभी जुओ तियानजियांग सहित सभी उड़ने वाली नाव के विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। सिद्धार्थ का अच्छा इलाज करने वाले बुजुर्गों में से एक ने बताया, यह जंगल जो आप देख रहे हैं वह प्रसिद्ध 7 बड़े खतरे वाले क्षेत्रों में से एक है, स्वर्ग भक्षण करने वाला जंगल। आप जो भी पेड़ देख रहे हैं वह एक शैतानी जीवन रूप है और अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। हालांकि यह सिर्फ सीमा है, फिर भी हम लापरवाह नहीं हो सकते। अगर हम एक भयानक अस्तित्व को भड़काते हैं तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। तो फिर हम ऐसे खतरनाक क्षेत्र से क्यों गुजर रहे हैं? क्यों न हम घूमकर जाएं? सिद्धार्थ ने पूछा। ऐसी कई बातें हैं जो आप नहीं जानते। मार्शल हेवन महाद्वीप अमर युग की लड़ाई से गुजरने के बाद यह टूट गया था और इसने अनगिनत स्थानिक खाइयों को पीछे छोड़ दिया था जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। अगर हम पिल वैली में वापस जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रास्ता स्वर्ग भक्षण वन के किनारे से होकर जाता है। हालांकि यह खतरनाक है, लेकिन यह सबसे तेज रास्ता भी है। अगर हम चक्कर लगाते हैं तो हमें मार्शल हेवन सीरिंग को पार करके जाना होगा और इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे। उस विशेषज्ञ ने दयापूर्वक सिद्धार्थ को एक नक्शा दिखाया। यह सेंट्रल प्लेन्स का एक बहुत विस्तृत नक्शा था। सेंट्रल प्लेन्स मार्शल हेवन सीरिंग द्वारा एक बहुत ही सटीक सर्कल में लिपटा हुआ था। नक्शे के केंद्र में एक चौकोर क्षेत्र था जिसे सेंट्रल जुआन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था। इसे एक विशिष्ट रंग से बनाया गया था। यह एक विशाल तांबे के सिक्के की तरह था जिसका केंद्र सेंट्रल जुआन क्षेत्र था।
पूर्वी जुआन क्षेत्र, पश्चिमी जुआन क्षेत्र, दक्षिणी जुआन क्षेत्र और उत्तरी जुआन क्षेत्र भी अलग अलग रंग के थे। सिद्धार्थ ने पहली बार इतना विस्तृत नक्शा देखा था। वह चौंका हुआ नहीं रह सका। पांचों क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से समान रूप से विभाजित थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें सावधानीपूर्वक विभाजित किया हो। चारों बाहरी क्षेत्र एक ही आकार के थे। जहां तक मार्शल हेवन सीरिंग की बात है, यह नीले रंग की एक आदर्श रिंग थी। फिर पूर्वी जुआन क्षेत्र से मध्य जुआन क्षेत्र तक सिद्धार्थ ने एक काला निशान देखा। यह वही स्थानिक खाई थी जिसका उल्लेख बुजुर्ग ने किया था। इस काले निशान के अलावा एक हरा निशान भी था। उस पर पुराने खून के गहरे लाल रंग से लिखा था स्वर्ग भक्षण वन। इससे पहले कि सिद्धार्थ ध्यान से नक्शे के बाकी हिस्से को देख पाता, उड़ने वाली नाव कांप उठी, क्योंकि एक मोटी बेल ने अचानक उन्हें बांध लिया। घृणित सिरहीन जीव, हमें उन्हें जमीन पर जला देना चाहिए था, झुओ तियानजियांग ने शाप दिया। वह बेल कई फीट मोटी थी और एक विशाल अजगर की तरह थी जिसने अपना शिकार पकड़ लिया था। वह उड़ती हुई नाव के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। रक्षक झुओ, हमें क्या करना चाहिए? लाइफ स्टार विशेषज्ञ ने पूछा। इसे नजरअंदाज करो, हम इसे तोड़कर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, झुओ तियानजियांग ने कहा। दिव्य रून अचानक उड़ती हुई नाव के चारों ओर घूमने लगे और एक भयानक ऊर्जा मुक्त हुई जिसने बेल को उड़ा दिया। सिद्धार्थ ने वास्तव में एक चौंका देने वाली चीख जैसी कुछ आवाज सुनी। गति बढ़ाओ, झुओ तियानजियांग चिल्लाया। उड़ती हुई नाव तीर की तरह निकल गई, लेकिन उसी क्षण पूरा जंगल पागल हो गया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ कि ये प्राचीन पेड़ अचानक जीवित हो गए और विशाल शाखाएं उड़ती हुई नाव पर गिर पड़ी। उसी समय पेड़ों से भयानक आभाएं निकलने लगीं। वे आभाएं जादुई जानवरों के समान थीं और वे आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों से कमजोर नहीं थीं। जब यह उड़ती हुई नाव प्राचीन पेड़ों के बीच से गुजरी तो उस पर अनगिनत रून चमक उठे। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज उड़ गई। अंधीन अंधेरे में उड़ती हुई नाव जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीर टोफू को चीर रहा हो। क्या इन पेड़ों में आत्मा आ गई है? वे हमला क्यों कर रहे हैं? सिद्धार्थ चिल्लाया। वे साधारण पेड़ नहीं हैं। वे आत्मा की दुनिया से आए पेड़ राक्षस हैं, एक बहुत ही भयानक जीवन रूप जिसमें अपार जीवन ऊर्जा है, जिससे उन्हें मारना मुश्किल है। जैसे जैसे उड़ती हुई नाव आगे बढ़ती गई, वह पेड़ों को लगातार उड़ाती रही। हालांकि ये पेड़ शक्तिशाली थे, लेकिन वे उड़ती हुई नाव को रोक नहीं पाए। लेकिन अचानक सामने से एक 3000 मीटर लंबा विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने उड़ती हुई नाव पर मुक्का मारा। उड़ती हुई नाव वास्तव में पीछे की ओर गिर गई थी। सिद्धार्थ अनजाने में आगे की ओर गिर गया और उसे उड़ती हुई नाव में एक खंभे को पकड़ना पड़ा, नहीं तो वह उड़ती हुई नाव के किनारे से टकरा जाता। मानव जाति, क्या तुम मेरे स्वर्ग भक्षक वन को भड़का रहे हो? उस विशालकाय आकृति से भयंकर गर्जना निकली। आवाज धातु की खरोंच जैसी थी और सुनने में अप्रिय थी। इसके अलावा यह बहुत अजीब थी। यह मानसिक संचरण का परिणाम नहीं था, बल्कि सच्ची ध्वनि तरंगे थीं। केवल इस समय ही सिद्धार्थ उस विशालकाय आकृति को देख पाया। यह एक बहुत बड़ा लकड़ी का विशालकाय प्राणी था। इसका सिर पत्तियों से ढका हुआ था और इसके चेहरे की विशेषताएं बहुत धुंधली थीं। जहां तक इसकी आंखों की बात है तो वे 2 गहरे छेद थीं। लेकिन सिद्धार्थ को उसमें से भयानक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। उसने पहली बार ऐसा विचित्र लकड़ी का विशालकाय देखा था। चूंकि ये पेड़ आत्मा की दुनिया से आए थे, इसलिए सबसे पहले सिद्धार्थ के दिमाग में पूर्वी बंजर भूमि में मिले जंगल के देवता का ख्याल आया। यह भी एक पेड़ के आकार का जीवन रूप था, लेकिन दोनों बहुत अलग थे। उसकी आभा शुद्ध और सुंदर थी, जबकि इन पेड़ों के दिग्गजों में एक जादुई जानवर की तुलना में कहीं अधिक हिंसक आभा थी। सिद्धार्थ ने यह भी सोचा कि कैसे उसने वन देवता को रक्त बलिदान को सक्रिय करने और दुनियाओं के बीच एक द्वार बनाने के लिए मांस इकट्ठा करने में मदद की थी। उस समय सिद्धार्थ बहुत उत्सुक थी। वह पेड़ देवता स्पष्ट रूप से भयानक रूप से शक्तिशाली था, जादुई जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्तिशाली। लेकिन उसने कहा था कि अगर वह अपने आप जीवों को मार देगा तो वह उनकी ऊर्जा के साथ साथ उनके आक्रोश और शिकायत को भी सोख लेगा, और वह जहर था। वह वृक्ष देवता भी आत्मा जगत से आया था। तो फिर इस आधार पर क्या इसका मतलब यह था कि आत्मा जगत के जीव 2 प्रकारों में विभाजित थे? एक प्रकार जंगल के देवता के समान था, जबकि दूसरा इन हिंसक वृक्ष राक्षसों जैसा था। ऐसा लगता है कि पिछली बार मैं आत्मा की दुनिया के गलत हिस्से में घुस गया था। मैं शायद इन उन्मत्त वृक्ष राक्षसों के क्षेत्र में घुस गया था,
न कि जंगल के देवता के क्षेत्र में। सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि मेंक्यू के साथ उसकी आत्मा की दुनिया की यात्रा पहले इतनी खतरनाक क्यों थी। पहले लकड़ी के विशालकाय के बाद उनमें से और भी अधिक दिखाई दिए, जिन्होंने पूरी तरह से उड़ती हुई नाव को घेर लिया। हत्या का एक अजीब सा माहौल हवा में भर गया। ऐसा नहीं है कि मेरी मानव जाति तुम्हें उकसा रही है, बल्कि तुम्हारा स्वर्ग भक्षण करने वाला जंगल बहुत आगे निकल गया है। तुम पिल वैली को भड़का रहे हो, झुओ तियानजियांग ने व्यंग्य किया। वह उड़ती हुई नाव के सामने आया, बिना किसी डर के इन लकड़ी के दिग्गजों को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। हमारे प्राचीन समझौते के अनुसार आपके स्वर्ग भक्षण वन को यहाँ जड़ जमाने की अनुमति है। यह स्थान आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन मेरी पिल वैली को इससे होकर गुजरने का अधिकार होना चाहिए। अब इस उड़ने वाली नाव पर न केवल पिल वैली का निशान है, बल्कि इसमें इतनी सघन ज्वाला ऊर्जा भी है। तो आपको पता था कि यह पिल वैली की उड़ने वाली नाव है, फिर भी आपने हमें रोकने की कोशिश की। आप क्या इरादा कर रहे हैं? सिद्धार्थ हैरान रह गया। पिल वैली इतनी शक्तिशाली थी। झुओ तियानजियांग वास्तव में पिल वैली के नाम का उपयोग करके इन सभी पेड़ राक्षसों को डराने में सक्षम था। क्या यह वास्तव में संभव था? इसके अलावा वह प्राचीन समझौता क्या था? इस पर किसने फैसला किया था? अनगिनत सवाल सिद्धार्थ के दिमाग में घूम रहे थे। उसे किसी तरह की बुरी बदबू आ रही थी। आपकी पिल वैली गुजर सकती है, लेकिन आपको नियमों का पालन करना होगा। आपको हमारे क्षेत्र से शांतिपूर्वक और चुपचाप गुजरना होगा, ताकि हमारे सोए हुए जीवों को परेशान न किया जाए। क्या आपको नहीं पता कि जब हमारे बच्चे चौंककर जाग जाते हैं तो उन्हें फिर से सोने में दशकों लग जाते हैं? सोना हमारे लिए खेती करने जैसा है। अगर आप इस तरह से नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भले ही हम आप सभी को मार दें, हम न्यायसंगत होंगे, लकड़ी के दिग्गजों के नेता ने चिल्लाया। हाँ हाँ हाँ, तुम सच में बेशर्म हो। चूंकि तुम घमंडी हो रहे हो तो क्या तुम आकर इसे आजमाना चाहोगे? मेरी पिल वैली तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दे सकती है, लेकिन यह तुम्हें वापस स्पिरिट वर्ल्ड में भी भेज सकती है। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, देखते हैं कि हम दोनों में से किसमें ज्यादा हिम्मत है। झुओ तियानजियांग हंसा और उड़ती हुई नाव में वापस आकर चिल्लाया, स्वर्गीय ज्वाला बादल तीर तैयार करो। अगर वे हमें रोकने की हिम्मत करते हैं तो इसे छोड़ दें। लाइफ स्टार के विशेषज्ञ देर नहीं करते थे। उड़ती हुई नाव के भीतर 3 मीटर का एक गोला था और उन्होंने अपने हाथों से उसे दबाया। जब उन्होंने अपनी पिल फ्लेम की ऊर्जा को गोले में डाला तो हवा में ज्वाला के रून दिखाई दिए। इतने सारे लाइफ स्टार विशेषज्ञों से एक साथ इतनी ऊर्जा प्राप्त करने पर पूरी उड़ान नाव कांप उठी। इसका अगला हिस्सा खुल गया और प्रकाश का एक विशाल गोला दिखाई दिया, जो अभी भी बढ़ रहा था। एक भयानक गर्मी ने तुरंत हवा में आग लगा दी। 10 मील के भीतर के पेड़ जलकर राख हो गए। पेड़ के दिग्गज पीछे हट गए। हालांकि सिद्धार्थ उनके हाव भाव नहीं देख पाया, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था कि वे निश्चित रूप से डर से भरे हुए थे। 10 से ज्यादा लाइफ स्टार विशेषज्ञों ने, जो कीमियागर भी थे, अपनी सारी ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा कर लिया था। इसके अंदर की विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय थी। उन्हें जाने दो। संदेश भेजो कि कोई भी पिल वैली की उड़ती हुई नावों को न रोके। ठीक इसी समय जंगल की गहराई से एक आवाज गूंजी। उड़ती हुई नाव स्वर्ग भक्षण वन से जल्दी ही निकल गई। अब उसे कोई और हमला नहीं सहना पड़ा। इसके अलावा जैसे जैसे वे उड़ते गए, विशाल वृक्ष उनके लिए रास्ता खोल देते, जिससे सूर्य का प्रकाश प्रकट होता। लाइफ स्टार के एक विशेषज्ञ ने भावुक होकर कहा, रक्षक झुओ बहुत शक्तिशाली है। आप उन लकड़ी के मूर्खों को पूरी तरह से डराने में कामयाब रहे, अन्यथा यह परेशानी का सबब बन जाता। अन्य लाइफ स्टार विशेषज्ञों ने सिर हिलाया। अगर झुओ तियानजियांग ने पेड़ राक्षसों को डराने में कामयाबी नहीं पाई होती तो यह वास्तव में परेशानी का सबब बन जाता। वे पेड़ राक्षस बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, यहां तक कि उनके सिर भी जमने लगे हैं। वे वास्तव में अधिक से अधिक बेईमानी से काम कर रहे हैं। उस समय पिल वैली ने उन्हें कुछ जगह दी और उनकी जीवन शैली का सम्मान किया। हर बार जब हम वहां से गुजरते तो हम अपनी गति धीमी कर लेते, लेकिन उन बेवकूफों ने वास्तव में इसे हमारे डर के रूप में लिया। उन्होंने कई बार हमारी उड़ने वाली नावों को रोका और हमें धमकाया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद बहुत जल्द ही वे हमसे गुजरने के लिए टोल मांगना शुरू कर देते, झुओ तियानजियांग ने व्यंग्य किया। यह घृणित स्वर्ग भक्षण वन पिल वैली को भी अपनी नजर में नहीं रखता। ऐसा लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा दिन ब दिन गिरती जा रही है। यह सब उन जिद्दी बूढ़े कमीनों की वजह से है जो परंपराओं से बंधे हुए हैं।
अन्यथा अगर हम जुआंटियन दाओ संप्रदाय जैसे कुछ संप्रदायों को खत्म कर दें तो कौन एक शब्द भी कहने की हिम्मत करेगा, लाइफ स्टार विशेषज्ञ ने गुस्से में कहा। सिद्धार्थ चुपचाप सुनता रहा। अचानक जुओ तियानजियांग ने उस पर नजर डाली और सिद्धार्थ को पता था कि यह कमीना उसे बाहर निकालने वाला था, इसलिए उसने पहल की। वरिष्ठों, ऐसा लगता है कि आप बड़े गोपनीय मामलों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या शिष्य को दूर जाने की जरूरत है? सिद्धार्थ ने पूछा। जुओ तियानजियांग सिद्धार्थ को खेती करने की जरूरत के बहाने से बाहर भेजने वाला था। आखिरकार कुछ चीजें उसके लिए जानना उचित नहीं था, लेकिन अब जब सिद्धार्थ ने इस तरह से बात की थी तो उसे बाहर निकालना सही नहीं लगा। हालांकि जुओ तियानजियांग अभी भी लॉन्ग सैन को अंदर से नापसंद करता था, फिर भी उसे लगा कि एक शक्तिशाली प्रतिभाशाली कीमियागर को पालने से उसे बहुत फायदा होगा। अगर वह उसे यहां से बाहर निकालता है तो इसका मतलब होगा कि वह अभी भी उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में सोचता है। कोई जरूरत नहीं है, आप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हैं और आप कुछ चीजें जान सकते हैं। आपको बस उन्हें अपने दिल में याद रखना है और उन्हें सामने नहीं लाना है, जुओ तियानजियांग ने अंत में कहा। सच में लॉन्ग सैन को जल्द या बाद में यह पता चल ही जाएगा। अभी यह पता लगना कोई बुरी बात नहीं है, लाइफ स्टार के एक विशेषज्ञ ने बताया। पिल वैली को पूरे महाद्वीप में सबसे मजबूत शक्ति कहा जा सकता है। चाहे शक्ति हो या धन, हमने जुआंटियन दाओ संप्रदाय को पूरी तरह से हरा दिया है। अगर हम चाहें तो उन्हें चींटियों की तरह कुचल सकते हैं। जुआंटियन दाओ संप्रदाय क्या है? क्या यह बहुत शक्तिशाली है? सिद्धार्थ ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। खांसी, मैं भूल गया कि आपने केवल पूर्वी बंजर भूमि में कीमिया की दुनिया का सामना किया था और संप्रदायों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उस बुजुर्ग ने कहा। जुओ तियानजियांग ने अपनी यादों को खंगाला और जाना कि लॉन्ग सैन पूरी तरह से कीमिया पर केंद्रित था और साधना की दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। जहां तक जुआंटियन दाओ संप्रदाय का उल्लेख करने की बात है तो वह सिर्फ उनके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए था। किसी भी मामले में आपको बस इतना जानना चाहिए कि पिल वैली दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्व है। हालांकि हमारे पास वह सारी शक्ति है, फिर भी रूढ़िवादी बूढ़े लोगों का एक समूह अभी भी पिल वैली को नियंत्रित करता है। नतीजतन पिल वैली की स्थिति दुनिया में और अधिक गिरती जा रही है, इसकी गरिमा मिट रही है। यहां तक कि एक गिरे हुए संप्रदाय ने भी हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की हिम्मत की। यह वास्तव में क्रोधित करने वाला है। क्या साधना की दुनिया ऐसी नहीं है जहां ताकतवरों का सम्मान किया जाता है? अगर वे समर्पण नहीं करते तो उन्हें हरा दो। क्या तुम उन्हें हराकर समर्पण नहीं करवा सकते? सिद्धार्थ ने पूछा और रहस्य जानने की कोशिश जारी रखी। यह पिल वैली के उच्च अधिकारियों की गलती है। वे बहुत रूढ़िवादी हैं और दुनिया को डराने के लिए हमारी शक्ति का उपयोग करने से इनकार करते हैं। यह मुझे परेशान करता है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सिद्धार्थ को पता चला कि पिल वैली का अंदरूनी हिस्सा एकजुट नहीं था। इसके बजाय अंदर भयंकर लड़ाई चल रही थी। सिद्धार्थ ने संक्षेप में बताया कि पिल वैली में दो गुट थे। एक रूढ़िवादी गुट था जबकि दूसरा कट्टरपंथी गुट था। दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी। तथाकथित रूढ़िवादी गुट तटस्थ रहने और किसी भी संघर्ष में भाग न लेने का समर्थक था। वे कीमिया पर ध्यान केंद्रित करते थे और किसी भी अन्य चीज के प्रति उदासीन थे। दूसरा गुट कट्टरपंथी गुट पिल वैली को इस तरह कहीं नहीं जाने देना चाहता था। इसके बजाय यह पिल वैली ही थी जो महाद्वीप को नियंत्रित करती थी। कट्टरपंथी गुट ने रूढ़िवादी गुट की आलोचना की और कहा कि वे पांडित्यपूर्ण हैं। वे ही थे जिन्होंने हुआयुन संप्रदाय को धीरे धीरे बढ़ने दिया। आखिरकार पिल वैली के पहले अस्तित्व में होने के कारण अगर उन्होंने शुरुआत में ही हुआयुन संप्रदाय को एक जोरदार प्रहार से नष्ट कर दिया होता तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो उनसे मुकाबला कर सकता। लेकिन रूढ़िवादी गुट के अपने सिद्धांत थे और वे उदासीन थे। उन्हें लगा कि पिल वैली की नींव का प्रतिनिधित्व करना ही काफी है। खेती की दुनिया के उत्थान और पतन से उनका कोई लेना देना नहीं था। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि स्थिति ऐसी होगी, लेकिन अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए उसने तुरंत रूढ़िवादी गुट को पहल न दिखाने और आगे बढ़ने पर काम न करने के लिए कोसना शुरू कर दिया। वे स्थिर हो गए, जिससे पिल वैली का विकास रुक गया। सिद्धार्थ के प्रदर्शन ने जुओ तियानजियांग और अन्य लोगों को संतुष्ट कर दिया। कम से कम चरित्र के मामले में यह लॉन्ग सैन बुरा नहीं था। उन्हें इस तरह के अत्यधिक सक्रिय युवा की आवश्यकता थी। रक्षक जुओ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस मुझे बताएं। शिष्य निश्चित रूप से इसे पूरा करेगा, भले ही मुझे उग्र आग या गहरे पानी से गुजरना पड़े। आखिरकार मैं लॉन्ग सैन पिल वैली का सदस्य भी हूं।
और पिल वैली को आगे बढ़ाने और अपनी पूरी क्षमता का दोहन करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पिल वैली के विकास को रोकने वाले उन पांडित्यपूर्ण शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। सिद्धार्थ ने धार्मिक आक्रोश के साथ रोया, जैसे कि रूढ़िवादी पार्टी ने किसी तरह उसके खिलाफ बहुत बड़ा अत्याचार किया हो। ये शब्द ज्यादातर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थीं। जो तियानजियांग और दूसरे लोगों को भी लगा कि यह एक मजाक था कि एक छोटा सा शिष्य रूढ़िवादी गुट को उखाड़ फेंक सकता है, लेकिन उन्होंने उसके रवैये को भी मंजूरी दी। इसलिए झुओ तियानजियांग ने सिर हिलाया। अच्छा लॉन्ग सैन, बस इतना याद रखना कि जब तक तुम कड़ी मेहनत करते हो और वफादार रहते हो, तुम्हें पिल वैली में सबसे बढ़िया ग्रूमिंग जरूर मिलेगी। एक बार जब हम पिल वैली पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे काम करना है। हालांकि तुम्हारी कीमिया प्रतिभा अच्छी है, लेकिन आसानी से संतुष्ट मत हो जाना। इस दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। तुम्हारी मौजूदा उपलब्धियां कुछ भी नहीं हैं, इसलिए तुम्हें अपनी कीमिया कला को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। चाहे तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तुम ढिलाई नहीं बरत सकते। अगर तुम्हारे पास बोरियत और अकेलेपन से निपटने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो तुम कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाओगे। हम सभी तुम्हारी प्रतिभा को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करो। हाँ, शिष्य समझ गया। शिष्य तुरंत एकांत में चला जाएगा और कठोर प्रशिक्षण लेगा। सिद्धार्थ ने अलविदा कहा और अपने कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद करके उसने थोड़ी शराब पी और सो गया और अपनी कठोर प्रशिक्षण की शुरुआत की। अंडरवर्ल्ड सोल घोस्ट श्राप के कारण वह केवल अपनी आध्यात्मिक युवान का उपयोग अपनी ज्वाला ऊर्जा बनाने के लिए कर पा रहा था। श्राप को फिर से सक्रिय होने से रोकने का यही एकमात्र तरीका था। गोलियों को परिष्कृत करने के अलावा वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। पिछले कुछ दिनों में उसे इन सभी विशेषज्ञों की निगरानी में बहुत सावधान रहना पड़ा था। यह वाकई थका देने वाला था। जब उसे आखिरकार आराम करने का मौका मिला तो उसने स्वाभाविक रूप से एक अच्छी झपकी ली। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि वह कब से सो रहा था जब अचानक उसने किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनी। वह जल्दी से उठकर बैठ गया और अपनी गोलियों की भट्टी को गर्म करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी गोलियां परिष्कृत कर रहा था। तभी उसने दरवाजा खोला। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन आपको इसमें संतुलन बनाए रखना होगा। 4 घंटे बाद हम पिल वैली पहुंचेंगे, इसलिए प्रोटेक्टर जुओ चाहता है कि तुम खुद को आकर्षक बनाओ। अपने वस्त्र बदलो। पिल वैली के विशेषज्ञों में से एक ने सिद्धार्थ को समुद्री नीले रंग की कढ़ाई वाले वस्त्रों का एक सेट दिया। सिद्धार्थ ने नहाया। उसके बिखरे हुए बाल उसके सिर के पीछे एक गांठ में बंधे हुए थे। लबादा पहनने के बाद वह बहुत ज्यादा जीवंत और तरोताजा लग रहा था। अपने लंबे कद के साथ लबादा उसे और भी सुंदर दिखा रहा था। अगर वह सड़कों पर चलता तो निश्चित रूप से कुछ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता। हाँ, बुरा नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, कपड़े आदमी को दिखाते हैं। तुम बिल्कुल अलग लॉन्ग सैन की तरह हो। जब सिद्धार्थ बाहर आया तो बुजुर्ग काफी प्रभावित हुए। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह था। जब वे पहली बार उससे मिले थे तो वह एक गरीब भिखारी की तरह था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह एक राजकुमार बन गया हो। दृश्य प्रभाव काफी शानदार था। सच में बुरा नहीं है, लेकिन खूबसूरती का इतना फायदा नहीं है। बेशक अगर तुम पिल फेरी को बहकाने में कामयाब हो जाते तो बात अलग होती। झुओ तियानजियांग ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। किसी अज्ञात कारण से लॉन्ग सैन को देखते ही उसके दिमाग में सिद्धार्थ की छवि उभर आई। गोली परी कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, छोटे दोस्त, प्रोटेक्टर झुओ बस मजाक कर रहा था। अपनी इच्छाधारी सोच में बह मत जाना। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ तुम्हारे पास पिल फेरी से मिलने की योग्यता भी नहीं है, बुजुर्गों में से एक ने हंसते हुए कहा। हमारे पास जो थोड़ा समय है उसका उपयोग करके मैं तुम्हारा परीक्षण करूंगा और देखूंगा कि हमने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसके बाद तुमने कितनी प्रगति की है। झुओ तियानजियांग ने सीधे सिद्धार्थ को पिल वैली की मूलभूत कीमिया कलाओं पर परीक्षण करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने उसके सभी सवालों के जवाब आसानी से दे दिए। झुओ तियानजियांग और अन्य लोगों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सिद्धार्थ उन अवधारणाओं का अनुमान लगाने में सक्षम था जो उन्होंने शुरू में उसे सिखाई थीं। उन्होंने उसे जो बुनियादी कौशल सिखाए थे उनसे ही उसने कई सिद्धांत प्रस्तावित किए। उनमें से कुछ गलत थे जो केवल सिद्धांत में ही सही लग रहे थे, और झुओ तियानजियांग ने तुरंत उन्हें सही कर दिया, लेकिन यह भयानक समझ की क्षमता अभी भी उन्हें चकित कर रही थी। इसके अलावा उसकी गोली की लौ पर उसका नियंत्रण भी बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यहां तक कि ये पुराने कीमियागर भी दंग रह गए।
लेकिन फिर उसकी भयानक आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचते हुए उन्होंने सोचा कि ऐसा सटीक नियंत्रण स्वाभाविक ही था। हम पहुंच गए हैं। ठीक इसी समय उड़ती हुई नाव एक विशाल परिवहन संरचना के सामने रुकी। अनगिनत विशेषज्ञ इसकी रखवाली कर रहे थे। उन सभी ने पिल वैली के वस्त्र पहने हुए थे। लॉन्ग सैन, बस मेरे पीछे आओ, झुओ तियानजियांग ने कहा। सिद्धार्थ का दिल ठंडा हो गया जब उसे एहसास हुआ कि झुओ तियानजियांग क्या इरादा कर रहा था। भविष्य में झुओ तियानजियांग उसकी देखभाल करेगा। लेकिन सिद्धार्थ इस आदमी के साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहता था। उसे डर था कि कहीं उसकी बात न पकड़ ली जाए। बहुत धन्यवाद रक्षक झुओ। हालांकि उसके पास कृतज्ञतापूर्ण भाव रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह सोच रहा था कि इस आदमी से कैसे बचा जाए। जैसे ही वह झुओ तियानजियांग के साथ उड़ती हुई नाव से नीचे उतरा, उसे अचानक एक विचार सूझा और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। वह झुओ तियानजियांग के पीछे पीछे चला गया और अपनी आंखें झुओ तियानजियांग के नितंबों पर टिकाए रहा। झुओ तियानजियांग नाव से सबसे पहले उतरे, जबकि बाकी लोग उनके पीछे पीछे आए। जाहिर है पिल घाटी में भी उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। परिवहन संरचना की रखवाली करने वाले सभी विशेषज्ञ उनके सामने झुके। जहां तक झुओ तियानजियांग का सवाल है, उसने जवाब में केवल थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि ये सभी लोग लाइफ स्टार विशेषज्ञ थे, लेकिन गार्डों को झुओ तियानजियांग के समूह के प्रति सम्मानजनक होना पड़ा। यह सामान्य बात है। पिल वैली में उच्च साधना आधार की अपेक्षा उच्च कीमिया कौशल होना सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिद्धार्थ के जिज्ञासु भाव को देखकर एक बुजुर्ग ने कहा। सिद्धार्थ ने तुरंत समझ लिया। पिल वैली की नींव उनकी औषधीय गोलियां थीं। वे कीमिया की दुनिया की सबसे बड़ी महिमा का प्रतिनिधित्व करती थीं। इसलिए साधना आधार की तुलना में कीमिया अधिक महत्वपूर्ण थी। हालांकि एक ही परिवहन संरचना की सुरक्षा में 4 लाइफ स्टार विशेषज्ञों का होना पिल वैली की संपत्ति को वास्तव में डराने वाला था। केवल साधना आधार को बढ़ाना बेकार है। अपनी कीमिया कलाओं का प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण बात है। लड़ाई और अन्य मोटे काम दूसरों द्वारा आसानी से संभाले जा सकते हैं। इसलिए आपको कम साधना आधार होने के बारे में हीन भावना महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। पिल वैली में अनगिनत औषधीय गोलियां हैं जो आपकी साधना आधार को बढ़ा सकती हैं। लेकिन आपकी कीमिया कलाओं को बढ़ाना आप पर निर्भर करता है। याद रखें, पिल वैली में कीमिया कलाएं सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं, झुओ तियानजियांग ने कहा। पिल वैली की नजर में चाहे आपकी साधना प्रतिभा कितनी भी बढ़िया क्यों न हो, सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ एक उच्च स्तरीय योद्धा ही होंगे। कीमिया ही वास्तव में महत्वपूर्ण चीज थी। हाँ, रक्षक झुओ की याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य आपके शब्दों को याद रखेगा, सिद्धार्थ ने कहा। झुओ तियानजियांग को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। अपनी दिव्य भावना से उसने देखा कि लोंग सैन उसके नितंबों को घूर रहा है। वह चौंका। इस बच्चे को क्या बीमारी है? अचानक उसने लॉन्ग सैन की आंखों में एक अजीब सी भावना देखी। क्या बात है, यह बदमाश है। झुओ तियानजियांग के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक कुछ अजीब सा ख्याल आया। जब उसने लॉन्ग सैन की यादों को खंगाला था, तो उसे लड़कियों के प्रति उसके प्यार की कोई याद नहीं आई थी। वास्तव में महिलाओं के बारे में भी उसकी यादें अस्पष्ट थीं। उसने पहले इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब लोंग सान उसकी गांड को घूर रहा था, तो उसे तुरंत यह बात याद आ गई। उसे लगा जैसे लोंग सैन की नजर किसी वाइपर की तरह थी, जो उसके नितंबों पर आगे पीछे घूम रही थी। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। यह कमीना समलैंगिक है, झुओ तियानजियांग को अचानक बुरा लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह शुरू से ही उससे घृणा महसूस कर रहा था। तो यह मामला था। लॉन्ग सैन, आप आगे चलें। झुओ तियानजियांग ने तुरंत रुककर सिद्धार्थ को आगे आने को कहा। सिद्धार्थ ने जल्दी से घूरना बंद कर दिया और कहा, शिष्य आपके सामने कैसे चल सकता है? शिष्य की हिम्मत नहीं है। शिष्य यहां रहना पसंद करेगा और रक्षक झुओ की भव्य पीठ को घूरता रहेगा। यही शिष्य की महिमा है। झुओ तियानजियांग क्रोधित हो गया। उसका संदेह कि लोंग सैन समलैंगिक था और भी बढ़ गया। अगर मैं तुम्हें आगे जाने को कहूं तो आगे जाओ। हाँ, शिष्य तुरंत चला जाएगा। सिद्धार्थ ने डरकर आगे की ओर चलने का नाटक किया, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था। अपनी आस्तीन में छिपी सभी तरकीबों के साथ झुओ तियानजियांग की कड़ी निगरानी से बाहर निकलना आसान था। झाओ जियांग, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कई काम संभालने हैं। मैं लॉन्ग सैन को तुम्हारे पास छोड़ता हूं।
जब लॉन्गसैन की बात आएगी तो तुम सब कुछ संभालोगे, जुओ तियानजियान ने अपने पास बैठे विशेषज्ञों में से एक से कहा। मैं? लेकिन मेरी कीमिया कला आपकी तुलना में बहुत कम है, झाओ जियांग ने कहा। यह ठीक है। लॉन्गसैन निश्चित रूप से दिव्य गोली हॉल में प्रवेश करने के लिए काफी चतुर है। उस समय उसे कीमिया कला सिखाने के लिए विशेषज्ञ मिलेंगे। उसकी प्रतिभा के साथ आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। उसे वह सब कुछ दें जो वह चाहता है। अगर कोई कठिनाई है तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं, जुओ तियानजियान ने कहा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रक्षक जुओ, झाओ जियांग बहुत आभारी था। अन्य सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। सिद्धार्थ उनके हाथों में मोटे मांस के टुकड़े की तरह था। उन सभी को कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भविष्य में उनकी उपलब्धियां अद्भुत होंगी और वे पिल वैली में ऐसी प्रतिभा को लाने में अपना योगदान देंगे। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। शुरू में उन्होंने सोचा था कि जुओ तियानजियान इस मांस के टुकड़े को खुद ही खा लेगा, लेकिन अब जुओ तियानजियान ने मांस के इस टुकड़े को छोड़ दिया था और उन्हें फेंक दिया था। सिद्धार्थ आगे चल रहा था और जुओ तियानजियान की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक निराशाजनक भाव उभर आया। अंदर जाकर उसने खुद की पीठ थपथ पाई। जैसी कि उम्मीद थी, बेशर्मी से की गई हरकतें सबसे कारगर साबित हुई। अब उसके लिए भविष्य में अभिनय करना बहुत आसान हो जाएगा। जुओ तियानजियान पूरे समय सिद्धार्थ के पीछे चलता रहा, इससे पहले कि वे परिवहन संरचना में कदम रखते और उन्हें ले जाया जाता। उनके सामने का दृश्य बदल गया और वे एक विशाल घाटी के सामने दिखाई दिए। दो ऊंचे पहाड़ बादलों में उड़ गए और बीच में एक बड़ी नदी धीरे धीरे बह रही थी। आध्यात्मिक क्यूई जो लगभग शिखर तक संघनित हो गई थी, उन पर बह गई। प्रत्येक सांस के साथ यह उनके अंदर प्रवाहित हुई, जिससे उनके रोम छिद्र पूरी तरह खुल गए। कितनी विशाल आध्यात्मिक क्यूई! हालांकि सिद्धार्थ को उम्मीद थी कि पिल वैली एक वंडरलैंड होगी, लेकिन इतनी सघन आध्यात्मिक क्यूई ने उसे अभी भी चौंका दिया। साधकों की तो बात ही छोड़िए, आम लोगों की भी साल भर इतनी सघन आध्यात्मिक क्यूई में सांस लेने से दीर्घायु बढ़ जाती है। कुछ सदियां जीना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। आम लोगों के लिए यह स्थान निश्चित रूप से एक अमर वंडरलैंड था। अपने दिखावे पर ध्यान दो। अब जब हम पिल वैली में हैं, तो एक देहाती की तरह व्यवहार मत करो। अगर तुम बहुत उत्साहित दिखोगे तो दूसरे लोग तुम पर हंसेंगे, जुओ तियानजियान ने कहा। सिद्धार्थ मन ही मन कोस रहा था। तो क्या हुआ अगर वह एक देहाती आदमी था जिसने दुनिया नहीं देखी? लेकिन उसने बहुत सम्मानपूर्ण भाव से कहा। जितना ज्यादा सिद्धार्थ इस तरह से पेश आता, उतना ज्यादा जुओ तियानजियान उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसने कहा, मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। आप लॉन्गसैन को रजिस्टर करने के लिए पिल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ले जा सकते हैं। जुओ तियानजियान ने एक जेड प्लेट निकाली। यह चमक उठी और उसे घेर लिया और वह गायब हो गया। हमें चलना चाहिए। जुओ तियानजियान के चले जाने के बाद झाओ जियांग ने एक उड़ने वाली नाव निकाली और सभी को घाटी में ले आया। उनके बगल में ऊंचे पहाड़ और नीचे झील के साथ यह एक सुंदर दृश्य था। हाँ, लॉन्गसैन, रक्षक जुओ की जुबान तीखी है, लेकिन वह नरम दिल का है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। पिल वैली के शिष्य के रूप में आपको वह गौरव और भव्यता महसूस करनी चाहिए जो पिल वैली के शिष्य के पास होनी चाहिए। जो आप अपने सामने देखेंगे वही आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। अगर आप खुश हैं तो आप इसे चिल्लाकर कह सकते हैं। हम में से कोई भी आप पर नहीं हंसेगा। झाओ जियांग मुस्कुराया क्योंकि सिद्धार्थ ने आसपास के दृश्यों की सराहना की। वह जुओ तियानजियान से अलग था। उसकी हैसियत औसत दर्जे की थी और उसे इस बात का फायदा उठाना था कि जब लॉन्गसैन अभी तक ऊपर नहीं उठा था तो उसके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। एक बार जब लॉन्गसैन ऊपर उठ गया तो उसका अपना पद भी उसके साथ ऊपर उठ गया। यह उसकी मदद करने का सबसे अच्छा क्षण था। बहुत धन्यवाद एल्डर झाओ जियांग, सिद्धार्थ ने कहा। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। यह घाटी 2 लाख मील तक फैली हुई है। इसमें 81 अजूबे हैं और 360 मोड़ हैं। हर मोड़ अपने साथ अलग अलग नजारे लेकर आता है। झाओ जियांग ने विनम्रता से सब कुछ समझाया। उसने जानबूझकर उड़ने वाली नाव की गति धीमी कर दी ताकि वह अलग अलग नजारे दिखा सके। सिद्धार्थ के पास प्रशंसा में आहें भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर आश्चर्य, हर मोड़ अपने साथ एक बदलाव लेकर आता था। यह एक अजीब लय में होता था जो उसे क्रम में चीजें दिखाता हुआ प्रतीत होता था।
क्या यह हो सकता है कि प्रत्येक आश्चर्य कीमिया के एक अलग मानसिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? सिद्धार्थ ने पूछा। जैसे ही उसने यह कहा, झाओ जियांग और अन्य लोग दंग रह गए, उसे घूरने लगे जैसे वह एक राक्षस था। लॉन्ग सैन, आप वाकई प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इस घाटी के 81 अजूबे उन 81 बंधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका सामना व्यक्ति कीमिया दांव के मार्ग पर करेगा। आमतौर पर जब शिष्य बाधाओं में फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो वे इस घाटी में आते हैं और इसके चारों ओर घूमते हैं, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। लॉन्ग सैन, आपके लिए ऐसी चीज को देख पाना दिखाता है कि आपकी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी, एक बुजुर्ग ने प्रशंसा की। यह सिर्फ चाटुकारिता नहीं थी, बल्कि सिद्धार्थ की भयानक समझ की क्षमता के लिए सच्ची प्रशंसा थी। 81 बेड़िया। किस बेवकूफ ने यह निष्कर्ष निकाला? कीमिया दांव एक महान दांव है और एक असीम दांव है। कौन संभवतः इसकी सभी गहराइयों को पकड़ सकता है? क्या मजाक है? सिद्धार्थ ने अंदर से व्यंग्य किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने सचमुच देखा कि प्रत्येक आश्चर्य कीमिया के लिए एक मानसिक क्षेत्र था और उन्हें देखने से वास्तव में किसी व्यक्ति की समझ बढ़ सकती थी। लेकिन 81 मानसिक क्षेत्रों में कीमिया दांव के योग का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करना पूरी तरह से असंभव था। मूल रूप से सिद्धार्थ ने पिल वैली के लिए कुछ सम्मान महसूस किया था, लेकिन यह देखने के बाद वह सम्मान चुपचाप गायब हो गया। जब वे घाटी के अंत में पहुंचे तो उनका स्वागत एक विशाल प्राचीन महल ने किया। यह महल कम से कम 10,000 मील चौड़ा था। महल के सामने 2 बड़ी मूर्तियां थीं। वे महल जितनी ही ऊंचाई की थीं और उनसे दिव्य आभा निकल रही थी। ये 2 देवता हैं जिन पर हम पिल वैली के लोग विश्वास करते हैं, भगवान ब्रह्मा और फॉलेन डेनाइट। झाओ जियांग और अन्य लोग सम्मानपूर्वक रुके और मूर्तियों की ओर झुके। उन्होंने कुछ बुदबुदाया, लेकिन सिद्धार्थ ने उनकी बात नहीं सुनी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह 2 बड़ी मूर्तियों को ध्यान से देख रहा था। बाईं मूर्ति के हाथ में एक पुस्तक थी। वह बहुत सुंदर और विद्वान दिख रहा था। वह भगवान ब्रह्मा थे। दूसरा एक खुरदुरा सा दिखने वाला आदमी था जिसके चेहरे पर बाल थे। उसने अपने हाथों में गोलियों की भट्टी पकड़ी हुई थी और दूर तक देख रहा था। वह दिन रात गिर गया था। गिर गया दिन रात। भगवान ब्रह्मा। किसी अज्ञात कारण से सिद्धार्थ के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी जब उसने इन 2 मूर्तियों को देखा। उसे उन्हें तोड़कर अलग करने की इच्छा हुई। इससे वह चौंक गया। क्या हो रहा था? इस समय झाओ जियांग और अन्य लोगों ने अपना सम्मान व्यक्त किया और सिद्धार्थ को 2 मूर्तियों के पास ले गए। उनकी उड़ने वाली नाव एक बड़े मंच पर उतरी। लॉन्ग सैन, आओ, मैं तुम्हें गोली प्रबंधन विभाग में पंजीकरण के लिए ले चलूंगा। प्राचीन महल एक विशाल जानवर की तरह लग रहा था जो एक उजाड़ आभा बिखेर रहा था। एक बार जब झाओ जियांग ने सिद्धार्थ को महल में ले जाया तो उनकी जांच या पूछताछ नहीं की गई। झाओ जियांग ने केवल गार्डों का अभिवादन किया और सिद्धार्थ के साथ अंदर चला गया। एक बार जब वे अंदर पहुंचे तो सिद्धार्थ ने देखा कि पूरा महल एक विशाल संरचना द्वारा समर्थित था। अंदर आध्यात्मिक क्यूई बाहर की तुलना में कई गुना अधिक सघन थी, जिसने सिद्धार्थ को एक बार फिर पिल वैली की समृद्धि पर आह भरने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ ने देखा कि यह जगह, जो कीमियागरों के लिए एक पवित्र भूमि थी, गतिविधि से भरी हुई थी। उसने देखा कि कुछ युवा शिष्य इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वे सभी जल्दबाजी में लग रहे थे और उसे अनदेखा कर रहे थे। जिस बात ने उसे चौंकाया वह यह थी कि उनमें से कुछ बहुत ही युवा थे। कुछ तो केवल 16 या 17 वर्ष के लग रहे थे और उनकी साधना का आधार केवल मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में था। पिल वैली कीमिया की परवाह करती है, साधना आधार की नहीं। शिष्य जितना युवा होगा, पिल वैली में रहने के दौरान उतनी ही अधिक क्षमता अनलॉक की जा सकती है, और उनका साधना आधार जितना कम होगा, उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने के लिए उतनी ही अधिक जगह होगी। इसलिए आपके लिए कम साधना आधार वाले शिष्यों को देखना सामान्य है। हालांकि शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र है। जो लोग पिल वैली में प्रवेश कर सकते हैं वे सभी कीमिया जीनियस हैं, लेकिन यहां तक कि जीनियस भी यहां साधारण लोग बन जाते हैं। प्रतिभाशाली लोग दूसरों द्वारा पूजे जाने वाले अहंकारी अस्तित्व के आदी होते हैं, इसलिए जब वे यहां आते हैं तो वे पूरी तरह से साधना में लग जाते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने की व्यावहारिक रूप से कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं कि वे कितने व्यस्त हैं। यहां तक कि दोस्त भी चलते समय आपकी ओर केवल सिर हिलाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि बोलना समय की बर्बादी है। उन्हें अपना सारा समय साधना में लगाना चाहिए, झाओ जियांग ने समझाया।
वाह, क्या इस तरह से सब कुछ करने की जरूरत है? सिद्धार्थ दंग रह गया। वे बात करने में समय भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। सिद्धार्थ को लगा कि उसने कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया था, लेकिन अब तुलना करने पर ऐसा लग रहा था कि वह आलसी था। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कभी कभी सिर्फ सम्मान और महिमा ही किसी व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। हर कोई दूसरों से ऊपर खड़ा होना चाहता है और उसे कुचला नहीं जाना चाहिए। पिल वैली में कीमिया ही सब कुछ है, इसलिए उनके पास अपनी कीमिया कला को चरम पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तक आपकी कीमिया कलाएं काफी अच्छी हैं, आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कीमियागर साधारण साधकों से अलग रास्ता अपनाते हैं। उन्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप काफी मजबूत हो जाते हैं, आप जितने चाहें उतने संसाधन और सुंदरताएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, वे बस आपकी ओर झुंड में आ जाएंगे। आप समझ गए? झाओ जियान ने सिद्धार्थ को आंख मारी। लाभ इतने महान थे। ऐसा लग रहा था कि पिल वैली में रहना अद्भुत होगा। सामान्य साधकों के लिए एक बार जब वे जियांटियन क्षेत्र में पहुंच गए तो वे सैद्धांतिक रूप से संतान पैदा करना शुरू कर सकते थे, और यह उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। लेकिन अधिकांश साधक जियांटियन क्षेत्र में पहुंचने के तुरंत बाद ऐसा करना शुरू नहीं करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि माता पिता का क्षेत्र जितना ऊंचा होता है, उनके आत्मिक रक्त की शुद्धता उतनी ही अधिक होती है, और उनकी संतानों को उनके रक्त वंश का उत्तराधिकारी बनने और प्रतिभाशाली कहलाने की उतनी ही अधिक संभावना होती है। यही कारण है कि अधिकांश साधक तब तक साधना करते थे जब तक कि वे अपने चरम पर नहीं पहुंच जाते थे। उसके बाद ही वे साथी ढूंढने और संतान उत्पन्न करने के बारे में सोचते थे। पुरुष साधकों को आमतौर पर जियांटियन क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक या अधिक दाव साथी मिल जाते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होती थी। पुरुषों के लिए किसी और के साथ दाव साथी बनना उनके लिए कोई समस्या पैदा नहीं करेगा, लेकिन महिला साधक आमतौर पर दाव साथी बनना नहीं चाहेंगी। यह हृदय की समस्याओं से संबंधित है। कई पुरुषों के लिए महिलाएं प्राप्त की जाने वाली संपत्ति की तरह थीं, और इससे दूसरों को जीतने की उनकी इच्छा पूरी होती थी, लेकिन उनके मन में इस कार्य के प्रति उतनी वास्तविक भावनाएं नहीं थीं। लेकिन महिलाओं के लिए जब ये मामले सामने आते हैं, खासकर जब वे पहली बार संभोग करती हैं, तो उनके दिलों में बहुत हलचल मच जाती है। आमतौर पर वे केवल उसी के साथ दोहरी खेती करती हैं जिससे वे प्यार करती हैं। यह पुरुष साधकों के दृष्टिकोण से भिन्न था। जहां तक अंतर की बात है तो वह यह था कि एक को हृदय की परवाह थी, जबकि दूसरे को दिखावे की परवाह थी। एक महिला का किसी पुरुष से प्यार करना उसके मानसिक दायरे में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। कौमार्यक होने से निश्चित रूप से कुछ समय के लिए उनका मानसिक दायरा अस्त व्यस्त हो जाता है। साधना धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा था। यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे थे तो आप पीछे जा रहे थे। इसलिए पुरुषों के लिए दोहरी साधना आमतौर पर उतना बड़ा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन महिलाओं के लिए यह काफी प्रभाव डालती है। जब तक कि महिला को पुरुष से प्यार न हो और वह सिर्फ उसके रूपरंग के लिए ऐसा कर रही हो, ऐसी स्थिति में उसे भी वही लाभ मिल सकता है। लेकिन आमतौर पर लाभ नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते। लेकिन कीमियागर अलग थे। यहां तक कि महिलाओं को भी इस पहलू के बारे में ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं थी। जब तक उनकी प्रतिभा और समझ काफी अच्छी थी, तब तक उन्हें पूरी तरह से साफ दिल रखने की जरूरत नहीं थी। यही कारण था कि पिल वैली ने अपने शिष्यों को ऐसे काम करने से नहीं रोका। झाओ जियान सिद्धार्थ को प्रेरणा देने के लिए यह सब बता रहा था। आखिरकार वह एक आदमी था। झाओ जियान ने रास्ते में पिल वैली के नियम और प्रतिबंधों के बारे में बताया। यह किसी भी संप्रदाय के समान ही था। वे जल्दी से एक आलीशान इमारत में पहुंच गए। यह पिल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, एक ऐसी जगह जहां सभी नए शिष्य अपना पंजीकरण करवाने जाते थे। वे पिल वैली के अंदर सभी मिशनों के प्रभारी भी थे। झाओ जियान के नेतृत्व में यह प्रक्रिया बहुत सरल थी। सिद्धार्थ ने बस अपना बैज सौंप दिया और बाकी सब झाओ जियान पर छोड़ दिया। इसे जल्दी से निपटा दिया गया। सिद्धार्थ ने एक नया बैज प्राप्त किया, एक सच्चा शिष्य बैज। यह एक आंतरिक शिष्य का बैज है। यह उतना उपयोगी नहीं है और यह सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है। आपका लक्ष्य दिव्य गोली हॉल है, एक ऐसी जगह जहां श्रेष्ठ शिष्य साधना करते हैं। वहां उन्हें जो उपचार मिलता है वह एक आंतरिक शिष्य को मिलने वाले उपचार से 1000 गुना बेहतर होता है। पिल वैली में लाखों बाहरी शिष्य और 80,000 से ज्यादा आंतरिक शिष्य हैं।
जहां तक दिव्य पिल हॉल की बात है, उनके पास केवल 3000 शिष्य हैं। यह संख्या कभी नहीं बदलती। दिव्य गोली हॉल नए शिष्यों के शामिल होने पर निचली रैंकिंग वाले शिष्यों को निष्कासित कर देता है। एक नजर डालें। दिव्य गोली हॉल में प्रवेश पाने के लिए आंतरिक शिष्यों की अगली प्रतियोगिता 10 दिनों में है। यह प्रतियोगिता हर 2 महीने में एक बार होती है और केवल शीर्ष 1000 आंतरिक शिष्य ही प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य होते हैं। मैं सोच रहा था कि आपको इस प्रतियोगिता के बाद ही प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन रक्षक जुओ ने कहा कि समय कम है। केवल दिव्य गोली हॉल में प्रवेश करके ही आपको सबसे अच्छा उपचार मिलेगा। आप अभी सिर्फ एक आंतरिक शिष्य हैं और रक्षक जुओ आपको केवल कुछ संसाधन ही दे सकते हैं। आखिरकार वे प्राचीन कमीने ही हैं जो हमें रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप दिव्य गोली हॉल में शामिल हो जाते हैं तो आपको सभी प्रकार के बहुमूल्य संसाधन प्रदान किए जाएंगे और वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, यह शिष्य रक्षक जुओ की दयालुता को समझता है। जिसके बारे में बात करते हुए एल्डर झाओ, क्या आपने निर्वाण शास्त्र के दूसरे खंड के बारे में सुना है? क्या शिष्य को इसमें प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा? सिद्धार्थ ने पूछा। वह थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। पहला खंड किसी भी शिष्य के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और यह शीर्षगुप्त नहीं है। लेकिन दूसरे खंड में प्रशिक्षण के लिए एक निश्चित स्थिति और पद की आवश्यकता होती है। अधिकांश समय इसे सीखने के लिए आपको टॉवर मास्टर के स्तर तक पहुंचना होगा। झाओ जियांग ने अपना सिर हिलाया। यहां तक कि वह निर्वाण शास्त्र के दूसरे खंड को सीखने के लिए योग्य नहीं था। सचमुच? शिष्य इसे नहीं सीख सकते? सिद्धार्थ निराश होने से खुद को नहीं रोक सका। वह पूरी तरह से निर्वाण शास्त्र के दूसरे खंड के लिए आया था। अगर वह इसे नहीं सीख सकता तो वह व्यर्थ ही आया। सच में शिष्य भी इसे सीख सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने उत्कृष्ट हैं। जब तक आप एक शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, मुझे विश्वास है कि रक्षक जुओ निश्चित रूप से आपको इसे प्राप्त करने में मदद करेंगे। झाओ जियांग ने उसे प्रेरणा खोने से डरते हुए सांत्वना दी। सिद्धार्थ ने अगले कुछ दिन एक निजी कमरे में बिताए। उस कमरे में हजारों की संख्या में जेड प्लेटों के ढेर लगे थे, जिनकी ऊंचाई एक वयस्क व्यक्ति जितनी थी। उनमें से प्रत्येक में प्राचीन कीमिया सिद्धांत शामिल थे। उन्होंने कीमिया सिद्धांत या यहां तक कि खोए हुए सारांश भी दर्ज किए। कुछ सिद्धांत पूर्वजों द्वारा पीछे छोड़े गए थे और उनके जीवन के अनुभव का परिणाम थे। बेवकूफों, अगर कोई व्यक्ति इनमें से बहुत सारे पढ़ लेता है तो शायद वह इसके बाद गोलियों को परिष्कृत भी नहीं कर पाएगा। सिद्धार्थ अपने कमरे में अकेले बैठा इन चीजों का अध्ययन कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह दिव्य गोली हॉल में शामिल होने की प्रतियोगिता से संबंधित था। प्रतियोगिता के 2 भाग थे, सिद्धांत और अभ्यास। उसे न केवल गोलियों को परिष्कृत करना आना चाहिए था, बल्कि उसे शोधन के पीछे के सिद्धांत पर चर्चा करने में भी सक्षम होना चाहिए था। और फिर भी ये सभी चीजें अलग अलग लोगों के निजी दृष्टिकोण और सिद्धांत थे, जो सभी उनके अपने जीवन और अनुभवों पर आधारित थे। हाँ, यह सच था कि उनकी कीमिया कला और सिद्धांत नए और अभिनव थे, लेकिन ये चीजें सिर्फ उनके लिए ही उपयुक्त थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई पेंटिंग बनाना सीख रहा था और वह किसी परिदृश्य की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या उसे खूबसूरत महिलाओं की पेंटिंग दिखाने से कोई मदद मिली? सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसे यह सब जानना जरूरी था और उसे अपनी धारणा और जो कुछ उसने उन्हें पढ़कर सीखा था, उसे लिखने में सक्षम होना था। अन्यथा वे उसे पास नहीं होने देंगे। क्या सिर्फ इसलिए कि वह मुर्गी पकाना चाहता था? उसे यह जानने की जरूरत थी कि मुर्गी कैसे होती है। क्या उन्हें वाकई इस बात की परवाह थी कि पहले मुर्गी आई या अंडा? दुर्भाग्य से इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्रतियोगिता में इसी पर परीक्षण किया जाना था। अगर वह सिद्धांत के पहलू में पास नहीं होता तो उसे रिफाइनिंग भाग में जाने का मौका भी नहीं मिलता। 10 दिन तक अध्ययन करने के बाद सिद्धार्थ को उल्टी आने लगी। अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद इन सभी चीजों को याद करने से उसे सिरदर्द होने लगा। इसके अलावा इनमें से कुछ सिद्धांत मूल रूप से त्रुटिपूर्ण थे, लेकिन फिर भी उन्हें याद रखना पड़ा। उनके साथ उनकी गलतियां होनी ही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतियोगिता में इसका परीक्षण किया जाएगा और उसे अपने उत्तर को सही चिह्नित करवाने के लिए इन ग्रंथों के दायरे में उत्तर देना था। यह सिद्धार्थ का पहला मौका था जब उसे इस तरह के परेशान करने वाले कीमिया ज्ञान का अध्ययन करना पड़ा। झाओ जियांग को यह देखकर थोड़ी चिंता हुई कि लोंग सैन सिर्फ 10 दिनों में ही बाहर आ गया। अधिकांश साधकों के लिए इन सभी सिद्धांतों को 2 महीने में याद करना प्रभावशाली होगा, लेकिन 10 दिन, यह थोड़ा अविश्वसनीय था।
झाओ जियान लॉन्गसैन के प्रभारी थे और इसलिए उनका पद लॉन्गसैन के परिणाम के अनुसार बढ़ता और घटता था। चिंतित दिखते हुए उन्होंने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे ठीक लग रहा है और मैंने उन सभी को लगभग याद कर लिया है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ ने अपने थके हुए चेहरे को रगड़ा। निर्वाण शास्त्र के दूसरे खंड के लिए उसके पास पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अच्छा, ज्यादा दबाव महसूस मत करो। भले ही तुम इस बार असफल हो जाओ, लेकिन अगली बार जरूर पास हो जाओगे, झाओ जियान ने दिलासा दिया। झाओ जियान ने सिद्धार्थ को गोली प्रबंधन विभाग की ओर ले गया। जब वे अंदर पहुंचे तो सिद्धार्थ ने देखा कि अंदर पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। लॉन्गसैन। वह अभी अंदर आया ही था कि एक स्तब्ध आवाज गूंजी, लॉन्गसैन। सिद्धार्थ चौंक गया। क्या वाकई किसी ने उसे पहचाना? आवाज की ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि हजारों शिष्यों की भीड़ में एक युवक था। उनमें से हर एक के सामने एक छोटी सी मेज थी, जैसे वे कोई परीक्षा देने जा रहे विद्वान हो। माफ करना आप, सिद्धार्थ उसे पहचान नहीं पाया। चुप रहो। किसने कहा कि तुम यहां इतनी ऊंची आवाज में बोल सकते हो? एक जेडकोर शिष्य ने उस पर सख्ती से चिल्लाया। यह शिष्य पहले से ही काफी बूढ़ा था, इसलिए उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। जेडकोर शिष्य ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा और सिद्धार्थ लगभग खुद को रोक नहीं सका और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसके मन में इस शिष्य को श्राप देने की इच्छा हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अभी अहंकार करने का समय नहीं था। चुपचाप उस शिष्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वह उस व्यक्ति की ओर चला जो उसे जानता था। लॉन्गसैन, बैठो। माफ करो, मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी, उस व्यक्ति ने धीरे से माफी मांगी। झाओ जियान ने संयोग से देखा कि सिद्धार्थ उस शिष्य से चुपचाप मुंह फेर रहा है जिसने उसे इतनी सख्ती से डांटा था। यह देखकर कि वह जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा है, उसने अपना सिर हिला दिया। इस लॉन्गसैन का चरित्र बहुत डरपोक है। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। मुझे इसकी रिपोर्ट प्रोटेक्टर झुओ को करनी होगी, झाओ जियान ने जाते समय मन ही मन सोचा। सिद्धार्थ इस आदमी को बिल्कुल नहीं पहचानता था, इसलिए उसे यह अजीब लगा। लॉन्गसैन, पूर्वी बंजर भूमि में चैंपियनशिप जीतने के बाद आप शायद इस छोटे को भूल गए, शिष्य कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे याद है, आप भी प्रतियोगिता में थे, सिद्धार्थ ने अचानक समझ में आते हुए कहा। सच तो यह है कि यह समझ सिर्फ अनुमान थी। वह अभी भी इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पहचान पाया था। उसने अपना जवाब सवालिया लहजे में दिया ताकि अगर वह गलत हो तो स्थिति अजीब न हो जाए। हाँ, मैं ली कांग हूं। क्या अब तुम्हें मेरी याद आ गई? वह व्यक्ति खुश था कि सिद्धार्थ ने उसे पहचान लिया। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह सिद्धार्थ की चाल में फंस गया था। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि ली कांग कौन है। माना जाता है कि वह पूर्वी बंजर भूमि की प्रतियोगिता में भी शामिल था। ली कांग ने सिद्धार्थ को पहचान लिया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे नहीं पहचाना। लॉन्गसैन, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग गया? कई साल हो गए। इसका जिक्र भी मत करो, यह निराशाजनक है। पूर्वी बंजर भूमि के अन्य लोग यहां कैसे रह रहे हैं? क्या किसी को कुछ मजबूत समर्थन मिल पाया? सिद्धार्थ ने विषय बदल दिया। आने के बाद ही हमें एहसास हुआ कि हमारी तथाकथित प्रतिभा यहां कुछ भी नहीं थी। हम तो बस सेंट्रल प्लेन्स के फूलों के सामने दिखावा करने के लिए आने वाले हरे पत्ते थे, ली कांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। पूर्वी बंजर भूमि से आए शिष्य ज्यादातर बाहरी शिष्य हैं। उन्हें शायद अपने जीवन काल में पदोन्नति नहीं मिलेगी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत बुरा नहीं कर रहा हूं। 3 साल के बाद मैं आखिरकार दिव्य गोली हॉल परीक्षण के लिए योग्यता प्राप्त करने में कामयाब रहा हूं। इन लोगों के बीच मैं 987वें स्थान पर हूं। दूसरे शब्दों में, मेरे पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सिर्फ परीक्षा देने से भी आंतरिक शिष्यों के बीच मेरी स्थिति सुधरेगी। अगर मैं परीक्षा नहीं देता तो दूसरे लोग पूरे दिन मुझे नीची नजर से देखते रहेंगे। वाकई यह इतना बुरा है? उस महिला शिष्य के बारे में क्या? उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति के बारे में सोचा। दुआन तियान किया। उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है और वह दिव्य गोली हॉल में प्रवेश पाने में सफल रही। सच में उसने मुझे एक आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत होने में काफी मदद की। लेकिन दिव्य गोली हॉल में आने के बाद वह मुझसे दूर हो गई है। शायद अब हमारी स्थितियां समान नहीं हैं, ली कांग ने आह भरी। लोग ऊपर जाने के लिए संघर्ष करते थे, जबकि पानी हमेशा नीचे की ओर बहता था। जो लोग अलग अलग ऊंचाइयों पर खड़े थे, वे अलग अलग घेरे में दौड़ते थे।
यह समझ में आता था। तुम दोनों मक्खियां भिनभिनाना बंद करो। यह परेशान करने वाला है। अगर तुम परीक्षा नहीं देना चाहते तो भाग सकते हो। दूसरों को परेशान करना बंद करो। जैसे ही सिद्धार्थ और ली कांग ने धीरे से फुसफुसाया, बगल में खड़ा एक अन्य शिष्य जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, अचानक उनकी ओर घूरने लगा। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और पाया कि वह उसे घृणा से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आंतरिक शिष्यों में उसकी रैंकिंग बहुत ऊंची थी। शायद उसे पदोन्नति मिलने की बहुत संभावना थी। सिद्धार्थ ने श्राप दिया, अगर यह जुआनतियान दाओ संप्रदाय के अंदर होता तो वह ऐसे व्यक्ति को बहुत पहले ही मौत के घाट उतार चुका होता। लेकिन अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह जहां भी जाएगा उसे अनगिनत बेवकूफ मिलेंगे। भले ही वह किसी को परेशानी न पहुंचाए, लेकिन दूसरे उसके लिए परेशानी खड़ी कर देंगे। मौन। ठीक इसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी और 8 बुजुर्ग अंदर आए। सभी आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ थे। 8 बुजुर्ग सख्त भाव धारण किए हुए थे, मानो हर कोई उनका पैसा देने को तैयार हो। ये लोग मुकदमे के प्रभारी थे और धोखाधड़ी को रोकने के लिए यहां थे। उनकी आंखें चील की तरह तेज थीं। सिद्धार्थ ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी स्थिति पाली। लॉन्गसान कौन है? एक बुजुर्ग ने पूछा। शिष्य उपस्थित है। सिद्धार्थ जल्दी से खड़ा हो गया। मुझे अपना बैज दिखाओ। मुझे इसकी जांच करनी है। इससे सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह परीक्षण बहुत कठोर था। हालांकि जब वह अंदर आया था तब उसकी पहचान पहले ही पुष्टि हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने उसकी दोबारा जांच की। बुजुर्ग ने उसके बैज को ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाया। तुम्हें इस ट्रायल में देर से शामिल किया गया है, इसलिए तुम्हारी कड़ी जांच होनी चाहिए। तुम्हें किसी तरह का दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। उसे पता था कि यह बुजुर्ग उसके पक्ष में है। झाओ जियान ने कहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चलना चाहिए। यह बताना आसान था कि कौन उसके पक्ष में था। बाकी सभी को ऐसा लग रहा था कि एक अतिरिक्त शब्द बोलना बहुत ज्यादा काम था, इसलिए सिद्धार्थ से बात करने वाले लोग उसके पक्ष में थे। लेकिन ये बुजुर्ग केवल परीक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे और वे उसकी मदद नहीं कर सकते थे। अगर वह धोखा देता तो उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाता। वास्तव में उसे सीधे पिल वैली से बाहर निकाल दिया जाता। पिल वैली की परीक्षा 100% निष्पक्ष थी और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की अनुमति नहीं थी। जानवरों की खालें जल्दी से वितरित की गईं। सिद्धार्थ कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। क्या यह धर्मनिरपेक्ष दुनिया की शाही परीक्षाओं की तरह नहीं था? सिद्धार्थ ने इसे देखा और जैसी की उम्मीद थी, यह उन चीजों के बारे में था जो उसने इन दिनों में पढ़ी थीं। यह वास्तव में बहुत सरल था। लेकिन अंतिम प्रश्न थोड़ा कठिन था। प्रश्न यह था कि विभिन्न औषधीय गोलियों की सूची बनानी थी जिन्हें दिए गए औषधीय अवयवों के आधार पर परिष्कृत किया जा सकता है। वे जितनी अधिक सूची बना पाएंगे उन्हें उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। सिद्धार्थ इस सवाल से जूझने से खुद को नहीं रोक सका। इन कई औषधीय सामग्रियों के साथ उसके पास 1000 से अधिक गोलियों के फार्मूले थे जो उसकी पिल सॉवरेन यादों से लिखे जा सकते थे। लेकिन उनमें से कई गोलियों के फार्मूले अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। उसने उन्हें बेतरतीब ढंग से लिखने की हिम्मत नहीं की। उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके यह जांच करने की इच्छा हुई कि दूसरों ने कितनी गोलियों के फार्मूले लिखे हैं, लेकिन वे 8 बुजुर्ग बास की तरह उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। उसने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। क्या करूं? बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और बहुत कम होने पर मैं बाहर हो सकता हूं। लानत है। सिद्धार्थ को अचानक एक विचार आया। उसने चुपके से एक बलगम उठाया और जानवर की खाल के किनारे से बलगम पोंछ दिया। उसने चुपचाप चारों ओर देखने के लिए इसे दर्पण की तरह इस्तेमाल किया। उस कोने को मोड़कर वह देखने में कामयाब रहा कि उस व्यक्ति ने क्या लिखा था जिसने उसका मजाक उड़ाया था। 1, 2, कुल 27। ठीक है, बुरा नहीं है। सिद्धार्थ बलगम के माध्यम से यह देखने में कामयाब रहा कि उस व्यक्ति ने क्या लिखा था। वह गोलियों के सटीक फार्मूले को नहीं देख सका, लेकिन वह यह देखने में सक्षम था कि उसने कितनी पंक्तियां लिखी थीं। आछू! सिद्धार्थ को अचानक छींक आई और उसका बलगम उसकी खाल पर फैल गया। उसने जल्दी से उसे पोंछना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? बुजुर्गों में से एक अचानक भूत की तरह सिद्धार्थ के पीछे प्रकट हुआ। माफ करें, शिष्य को 3 साल तक समुद्र के ऊपर उड़ना पड़ा, लगातार समुद्री हवाओं का सामना करना पड़ा। पिल वैली की आध्यात्मिक क्यूई बहुत घनी है और मेरी नाक संवेदनशील है।
मुझे माफ करें, सिद्धार्थ ने माफी मांगी क्योंकि उसकी छींक ने उसके आसपास के शिष्यों को परेशान कर दिया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने देखा कि उन बूढ़े लोगों को शक हो रहा था और वे उसके पीछे पीछे आ रहे थे। इसीलिए उसने सबूत मिटाने के लिए छींक दी थी। बुजुर्ग ने उसे ठंडे अंदाज में देखा, लेकिन सिद्धार्थ ने बिना किसी डर के उसकी तरफ देखा। बिना किसी डर या घबराहट के उसके चेहरे पर भाव देखकर उसने कुछ और नहीं कहा। वैसे भी उसे बस थोड़ा सा शक था। तुम मेरे साथ मानसिक युद्ध खेलना चाहते हो? सिद्धार्थ ने अंदर से व्यंग्य किया और सवालों के जवाब देना जारी रखा। उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति पहले भी इतना आत्मविश्वासी लग रहा था, इसलिए उसकी रैंकिंग शीर्ष के करीब होनी चाहिए। लेकिन वह अभी भी सतर्क था। उसने केवल 53 गोली के फार्मूले लिखे, जो उस आदमी से दुगुने थे। उनके पास अपने सवालों के जवाब देने के लिए 2 घंटे थे। सिद्धार्थ का काम बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन वह अंत तक बाकी सभी के साथ अपनी स्क्रॉल सौंपता रहा। क्या? जब बुजुर्ग ने सिद्धार्थ का स्क्रॉल देखा, जब उसने अपने आखिरी सवाल का जवाब देखा, तो वह बिल्कुल दंग रह गया। हाँ, बहुत बढ़िया, उसके बगल में बैठा बुजुर्ग हंस पड़ा। सिद्धार्थ जानता था कि वह यह संकेत दे रहा था कि शायद इस परीक्षा में उसे प्रथम स्थान मिला है। लेकिन परिणाम तुरंत घोषित नहीं किए गए। इसके बजाय वे एक लाउंज में चले गए जहां 1000 से ज्यादा रिफाइनिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए थे। प्रत्येक मंच 10 मीटर चौड़ा था। भट्टियां और कड़ाहे पहले से ही व्यवस्थित थे और गोली बनाने का फार्मूला भट्टी के नीचे रखा गया था। यहां आए शिष्यों में से अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने यह परीक्षा कई बार दी थी। वे पहले से ही इस दृश्य के अभ्यस्त थे। लेकिन जब वे अपने स्थान पर पहुंचे और उनके सामने गोली का फार्मूला देखा, तो उनके सभी भाव बदल गए। असंभव! सिद्धार्थ ने गोली के फार्मूले को देखा और वह भी दंग रह गया। 9वीं श्रेणी की औषधीय गोली, सोल गैदरिंग हार्ट टैंपरिंग पिल। यह जेड कोर साधकों के लिए एक जरूरी गोली थी। इसने उनके मानसिक क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया और किसी भी बाहरी प्रभाव को बाहर निकाल दिया। अरे, मैंने इससे पहले केवल 8वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के तरीकों का प्रशिक्षण लिया था। मैंने उनके देखने के लिए 9वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत नहीं किया। सिद्धार्थ ने काफी दबाव महसूस किया। शुरू हो जाए शुद्धिकरण। जैसे ही सभी शिष्य निराश हो गए, एक बुजुर्ग ने परीक्षण के शुरू होने की घोषणा की। शिष्य ने हार मान ली। तुरंत ही शिष्यों के एक भाग ने हार मान ली। ये शिष्य क्रोधित थे। उनके बहुत से साधना केंद्र फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र या उससे नीचे थे। कुछ केवल समुद्री विस्तार क्षेत्र में थे। वे स्पष्ट रूप से 9वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत नहीं कर सकते थे। सामान्य मानकों के अनुसार 9वीं श्रेणी की गोली को केवल जेड कोर विशेषज्ञ द्वारा ही परिष्कृत किया जा सकता था। लेकिन पिल वैली में उन मानकों को उखाड़ फेंका गया। पिल वैली हमेशा परिष्कृत की जाने वाली गोली की कठिनाई बदलती रहती थी। कभी यह आसान होती, कभी यह कठिन होती। लेकिन यह परीक्षण हर 2 महीने में आयोजित किया जाता था, इसलिए इस बार असफल होना भयानक नहीं था। जब तक उनकी रैंकिंग शीर्ष 1000 से बाहर नहीं हो जाती, वे फिर से कोशिश कर सकते थे। जिन लोगों ने हार मान ली थी, वे सिर्फ अपनी बुरी किस्मत को दोष दे सकते थे और अगली बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हो सकते थे। वे जानते थे कि 9वीं श्रेणी की औषधीय सामग्री को सिर्फ पाउडर में बदलना ही उनकी सीमा थी। जहां तक असली 9वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने की बात है, तो यह एक मजाक था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी थकावट को झेल नहीं सकती थी। लगभग आधे प्रतिभागियों का एक साथ चले जाना आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों को बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करता था। वे इस बात के प्रति उदासीन थे। स्पष्ट रूप से वे लंबे समय से ऐसी बात की उम्मीद कर रहे थे। बाकी कीमियागरों के चेहरे पर कड़वाहट थी। वे पीछे रह गए थे, ज्यादातर अपने चेहरे को मोटा करके। उन्हें पूरा यकीन था कि वे इसे परिष्कृत नहीं कर सकते। जिन लोगों का परीक्षण किया जा रहा था, उनमें 70 से 80 जेड कोर कीमियागर थे। लेकिन वे फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों की तुलना में अधिक घबराए हुए थे। उनके उच्च साधना आधार भी दर्शाते थे कि उनकी आयु इन लोगों से कहीं अधिक थी। पिल वैली में आप जितने युवा थे और आपकी साधना का आधार जितना कम था, आपके विकास के लिए उतनी ही अधिक गुंजाइश थी। अन्य संप्रदायों के शिष्यों ने अपनी साधना के आधार को बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन पिल वैली के शिष्यों ने अपनी साधना के आधार को बढ़ने से रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उनकी साधना का आधार जितना कम होगा, कुछ कीमिया तकनीकों को समझना उतना ही आसान होगा और उनकी नींव उतनी ही मजबूत होगी। एक बार जब उनकी साधना का आधार ऊंचा हो गया, तो उनकी कीमिया में बुनियादी खामियों को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा।
यह ऐसा था जैसे एक वयस्क और एक युवा में एक जैसी प्रतिभा होती है। युवा निश्चित रूप से आसानी से अनुकूलन कर पाएगा क्योंकि उनका दिमाग अभी भी लचीला था। एक बार जब ये जेड कोर शिष्य आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गए तो उनकी कीमिया कलाएं अब उनके साधना आधार के लोगों के लिए पिल वैली के मानकों के बराबर नहीं होंगी। उन्हें पिल वैली से निकाल दिया जाएगा और पिल टावर्स में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा, बिना पिल वैली में साधना करने के लिए वापस लौटने के किसी भी अवसर के। हालांकि वे अपनी साधना के आधार को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियों को परिष्कृत करने का मतलब था अपनी मूल ज्वाला का उपयोग करना, और यह अपने आप में साधना का एक निष्क्रिय रूप था। उनके लिए अंततः आगे न बढ़ना असंभव था। ये जेड कोर शिष्य युवा दिखते थे, लेकिन सच तो यह है कि सबसे कम उम्र का शिष्य भी 50 के दशक में था। उसका साधना आधार जेड कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने वाला था। एक बार जब वह आत्मा परिवर्तन में सफल हो जाता तो उसे निष्कासित कर दिया जाता। सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा। यह देखकर कि इस गोली को लेकर बाकी सभी लोग कितने घबराए हुए थे, वह थोड़ा शांत हुआ। यदि उनके हाव भाव शांत होते तो उन्हें अधिक दबाव महसूस होता। सभी ने अपनी अपनी गोलियों की लपटें निकालनी शुरू कर दी और अपनी भट्टियां गर्म करने लगे। उनकी हरकतें एक जैसी थीं। अगर बाहरी दुनिया के कीमियागर यहां आए तो वे निश्चित रूप से ईर्ष्या से मर जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन सभी शिष्यों की गोली की लपटें पृथ्वी की लपटें थीं। यह जानना जरूरी था कि पूर्वी बंजर भूमि में सिद्धार्थ ने जो अर्थ फ्लेम हासिल की थी वह सभी के लिए ईर्ष्या का विषय थी। यहां तक कि पिल टॉवर में भी अर्थ फ्लेम नहीं थी, अन्यथा चाई और फेंग परिवार के मुखिया उसकी अर्थ फ्लेम को छीनने के लिए उसे मारना नहीं चाहते थे। बस इसके बारे में सोचते ही उसे आह भरनी पड़ी। सिद्धार्थ यह समझ नहीं पा रहा था कि पिल वैली इतनी समृद्ध कैसे है, लेकिन ईस्टर्न वेस्टलैंड का पिल टॉवर इतना गरीब क्यों है। वे कुछ अर्थ फ्लेम देने को तैयार क्यों नहीं थे। अन्यथा चाई और फेंग के परिवार के मुखिया उसके खिलाफ नहीं होते और उनकी किस्मत बदल सकती थी। इस समय लोग पहले से ही अपनी सामग्री को परिष्कृत करना शुरू कर रहे थे और सिद्धार्थ ने देरी नहीं की। चुपचाप रहने के लिए उसने उन सभी की तरह ही कीमिया तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि वह बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता था। उसे अपनी कीमत दिखानी थी। जुओ तियानजियांग और दूसरे लोग उसे तभी महत्वपूर्ण मानते जब वह मूल्यवान होता, और निर्वाण शास्त्र प्राप्त करने का यही उसका एकमात्र मौका था। सिद्धार्थ की गोली की लौ अचानक से तेज होने लगी। वह अपनी गोली की लौ की शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जलाने लगा। भयंकर गर्मी बढ़ने लगी, जिससे आसपास के लोग उछलने लगे। क्या फूलों वाली चाल है। एक फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य 9वीं श्रेणी की औषधीय गोली को कैसे परिष्कृत कर सकता है। उसके पास आवश्यक आत्मिक ऊर्जा नहीं हो सकती, कुछ जेड कोर शिष्यों ने उपहास किया। फाउंडेशन फोर्जिंग के सभी उपस्थित शिष्यों को लगा कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। वे बस इस गोली के शोधन का अनुभव करने के लिए ऐसा कर रहे थे। उन्हें गोली बनाने की कोई उम्मीद नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे देखना चाहते थे कि क्या अन्य लोग इस गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। तर्क के अनुसार फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य की आध्यात्मिक शक्ति को औषधीय अवयवों को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और गोली शोधन प्रक्रिया के दौरान भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह केवल अंतिम क्षण में था कि वे लड़खड़ाएंगे। जब तक वे गोली को संघनित करने वाले थे तब तक उनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची थी। गोलियों को संघनित करने के अंतिम भाग में सबसे अधिक ऊर्जा लगती है। आमतौर पर कीमियागर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का 50% या उससे अधिक हिस्सा ऊर्जा के उस अंतिम विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षित रखते हैं। फाउंडेशन फोर्जिंग के अनुयायियों के लिए केवल सामग्री को परिष्कृत करने में ही उनकी आधी से ज्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है। इतनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना उन कठोर सामग्रियों के भीतर के सार को निकालना असंभव होगा। लॉन्ग सैन, जो कि केवल फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में ही है, के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बर्बाद करके अपनी पिल फ्लेम की शक्ति को बढ़ाना उसके लिए चीजों को और भी बदतर बनाने के रूप में देखा गया। यह जानते हुए भी कि उसके पास सफल होने का कोई मौका नहीं था, वह फिर भी खुद पर ध्यान आकर्षित करना चाहता था। यहां तक कि उसके पक्ष का वह बुजुर्ग भी चौंक गया जिसने उससे बात की थी। उच्च अधिकारियों ने उसे यथासंभव लॉन्ग सैन की मदद करने के लिए कहा था, लेकिन वह लॉन्ग सैन की वर्तमान हरकतों को समझ नहीं पाया। प्रतियोगिता की कठिनाई पहले से ही बहुत अधिक थी, लेकिन वह इसे अपने लिए और भी कठिन बना रहा था। क्योंकि यह कठिन होना बुरा नहीं था, नहीं यह अनुचित था। अगर यह आसान होता तो सभी के नतीजे अच्छे होते और शीर्ष 3 आगे बढ़ते, और अगर यह कठिन होता तो सभी के नतीजे खराब होते और फिर भी शीर्ष 3 ही आगे बढ़ते।
किसी भी स्थिति में 3 लोग दिव्य गोली हॉल में शामिल होंगे और दिव्य गोली हॉल के 3 सबसे कम रैंकिंग वाले सदस्यों को बाहर निकाल दिया जाएगा। दिव्य गोली हॉल से बाहर निकाले गए शिष्यों को फिर से प्रयास करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें गोली घाटी से बाहर निकाल दिया जाता था और गोली टावर्स में भेज दिया जाता था। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे तो दिव्य गोली हॉल में प्रवेश करने के बाद भी आपको केवल 2 महीने ही मिलेंगे। यदि आप उस समय में पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़े और निचले 3 में रैंक किए गए तो आपको दिव्य गोली हॉल में केवल वे 2 महीने ही मिलेंगे। यह वास्तव में इस उच्च कठिनाई के कारण था कि पिल वैली के सभी शिष्य अपनी कीमिया कलाओं को विकसित करने में पूरी तरह से जुट गए। यहां तक कि दिव्य पिल हॉल के शिष्य भी खतरे में थे। लेकिन सिद्धार्थ की मौजूदा हरकतें बहुत मूर्खतापूर्ण थीं और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कर रहा है। हालांकि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में उसके पक्ष के लोग भी उसे चेतावनी नहीं दे सकते थे। वे केवल देख सकते थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपनी गोली की लौ को बढ़ाना आग में घी डालने जैसा था। उसकी पृथ्वी की लौ की शक्ति गरज उठी। सिद्धार्थ ने ऐसा करने का एक कारण अपनी शक्ति दिखाना था और दूसरा कारण औषधीय अवयवों को शुद्ध करना था। इस तरह इस शोधन में सफल होने की उसकी संभावना अधिक होगी। इस दौरान अगर वह पिल वैली में नहीं आया होता तो उसकी कीमिया कला बर्बाद हो जाती। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र के दौरान उसने अपनी साधना में सहायता के लिए कई औषधीय गोलियों को परिष्कृत नहीं किया था। यदि वह इतना मूर्खतापूर्ण अध्ययन नहीं कर रहा होता तो उसे सचमुच चिंता होती कि वह 9वीं श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर पाएगा या नहीं। उसकी औषधि भट्ठी से एक जोरदार धमाका हुआ और उसने अपनी सारी औषधियां उसमें डाल दी, जिससे भट्ठी बंद हो गई। उसने भट्ठी पहले ही सील कर दी है। बाकी सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे। किसी ने अभी तक अपनी औषधियों का आधा भी परिष्कृत नहीं किया था। हम क्या अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दूसरों से पहले खत्म करना आश्चर्यजनक है। क्या तुम दिखावा करना चाहते हो? उसके पास ही खड़े जेडकोर के एक शिष्य ने व्यंग्य किया। इस प्रतियोगिता ने शिष्यों को बोलने से नहीं रोका। जब तक वे दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करते तब तक प्रतियोगिता की देखरेख करने वाले लोगों को इसकी परवाह नहीं होती। सिद्धार्थ ने अपना सिर नीचे किया और ऐसे पेश आया जैसे वह उस व्यक्ति की बात सुन ही नहीं पा रहा हो। उसे एक अच्छे छात्र, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पेश आना था। यह बहुत जरूरी था। यही कारण था कि पिल वैली में आने के बाद से जब भी कोई उसे उकसाता या गाली देता तो वह हमेशा बहुत डरपोक व्यवहार करता। यही वह चाहता था। जैसे ही सबसे तेज जेड कोर शिष्यों ने अपनी औषधीय सामग्री को परिष्कृत करना समाप्त किया और अपनी भट्टियों को बंद करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक सिद्धार्थ की भट्टी से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। वह तो पहले ही खत्म हो चुका है। सभी शिष्य हैरान रह गए। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि जबकि उसकी गोली की लौ उसकी भट्टी के चारों ओर लिपटे खिले हुए कमल की तरह थी, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। इसके बजाय यह सुनामी की तरह फूट पड़ी, जिससे उसकी गोली की लौ की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने अपना शोधन इतनी जल्दी पूरा कर लिया। जो शिष्य उसका उपहास कर रहे थे वे अब निर्जीव भाव से उसे देख रहे थे। यहां तक कि इस पर नजर रखने वाले बुजुर्ग भी, जिनके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वे अनंत बर्फ में जमे हुए हों, हैरान थे। सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति आश्चर्यजनक रूप से विशाल थी, व्यावहारिक रूप से अनथी। गड़गड़ाहट की आवाज लगातार जारी रही, जैसे कोई राक्षस अंदर से संघर्ष कर रहा हो, मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। अब महत्वपूर्ण क्षण है। अब बहुत से शिष्य उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनकी गोलियों की भट्टी से आने वाले उतार चढ़ाव अचानक कम होने लगे, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी, प्रकाश से पहले का अंधेरा। 99% गोलियां जो विफल हो गईं, वे यहीं बर्बाद हो गईं। धमाका! उसकी गोली की भट्टी हिंसक रूप से हिल गई और उसमें से भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। अगर इस समय कीमियागर की आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होती तो वे इस उन्मत्त ऊर्जा को दबा नहीं पाते। एक बार जब यह ऊर्जा उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती तो उनके सारे प्रयास बर्बाद हो जाते। अगर गोली बन भी जाती तो वह एक बेकार गोली होती। एक आध्यात्मिक हाथ ने गोलियों की भट्टी पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह कसकर बंद हो गई। यह एक अविचल पर्वत की तरह था और अत्यंत प्रभावशाली था। हे भगवान, अभी भी उसके पास आत्मा कला का उपयोग करने की ऊर्जा है। उसके पास कितनी आध्यात्मिक शक्ति है। सभी शिष्य हैरान रह गए। अधिकांश शिष्यों के लिए इस बिंदु पर उनकी आत्माएं थक चुकी होंगी। उन्हें पहले से ही भट्टी के चारों ओर आध्यात्मिक मुहरें बनाने की आवश्यकता होगी ताकि वे बेरसर्क ऊर्जा को सील कर सकें।
लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ भी तैयार नहीं किया था। उसने आध्यात्मिक हाथ को तब नीचे पटक दिया था जब ऊर्जा फटने ही वाली थी, उसे पूरी तरह दबा दिया था। यह बहुत अहंकारी था, है ना? सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी भट्टी खोली और देखा कि उसके अंदर 9 गोल औषधीय गोलियां शांत रूप से पड़ी हुई थीं। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। सिद्धार्थ को सिर हिलाते देख शिष्य चौंक गए। यह असफलता थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। केवल 3 छल्ले। सिद्धार्थ ने 9 गोलियों में से एक को बाहर निकाला, जिससे पता चला कि उसमें केवल 3 छल्ले थे। बाकी में केवल 2 छल्ले थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ 3 अंगूठी वाली गोली ही परिष्कृत कर पाया था। इससे वह निराश हो गया। क्या उसकी कीमिया कला में कमी आ गई थी, या यह अभिशाप के कारण था? अभी तक उसने बहुत ज्यादा नहीं रोका था, अपनी असली क्षमता का लगभग 80% इस्तेमाल कर चुका था। उसने सोचा था कि भले ही वह शीर्ष श्रेणी की गोली को परिष्कृत न कर पाए, लेकिन नौरिंग वाली उच्च श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन या तो उसने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया था, या फिर उसने सोल गैदरिंग हार्ट टैंपरिंग पिल को परिष्कृत करने की कठिनाई को कम करके आंका था। वह यह भी नहीं बता सका कि यह अभिशाप के कारण था या नहीं। यही कारण था कि वह थोड़ा स्तब्ध था। छी, क्या दिखावा है! सिद्धार्थ के निराश चेहरे को देखकर अनगिनत शिष्यों की खांसी लगभग फूट पड़ी। फाउंडेशन फोर्जिंग के अनुयायियों के लिए केवल एक गोली बनाना ही एक बड़ी सफलता होगी, भले ही वह एक बेकार गोली ही क्यों न हो। जहां तक जेड कोर शिष्यों की बात है, तो शुरू में उन्हें लगा था कि सिर्फ कम ग्रेड वाली सोल गैदरिंग हार्ट टैंपरिंग पिल को परिष्कृत करना ही काफी होगा। अगर वे मध्यम ग्रेड वाली को परिष्कृत करते हैं तो उन्हें शीर्ष 3 में आने का पूरा भरोसा होगा। उन्होंने उच्च ग्रेड वाली को परिष्कृत करने के बारे में सोचा भी नहीं था। सिद्धार्थ के लिए 3 रिंग वाली गोली को परिष्कृत करने के बाद निराशा से आहें भरना वास्तव में असहनीय था। यह निश्चित रूप से बदमाशी थी। अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दो। तुम कीमियागर हो। ऐसी मानसिकता के साथ तुम किस तरह की उपलब्धियां हासिल कर सकते हो, एक सख्त बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। तभी सिद्धार्थ अपने स्तब्ध भाव से बाहर आया। अपने आसपास के ईर्ष्यालु भावों से उसे कुछ समझ में आया। बधाई हो लॉन्ग सैन, आप बाहर इंतजार कर सकते हैं। उसके बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने सिद्धार्थ से बात की, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सिद्धार्थ का हुनर उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। हाँ, सिद्धार्थ वहां से चला गया। नियमों के अनुसार उसे अपना शोधन पूरा करने के बाद शोधन मंच पर किसी भी चीज को नहीं छूना था। ऐसा इसलिए था ताकि प्रभारी लोग पुष्टि कर सकें कि कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। जब सिद्धार्थ बाहर निकला तो उसने देखा कि ली कांग उसका इंतजार कर रहा था। लॉन्ग सैन, तुम भी बाहर क्यों आए हो? क्या तुम असफल हो गए? इसकी चिंता मत करो, तुम 2 महीने बाद फिर से कोशिश कर सकते हो। अस्थायी विफलता कोई बड़ी बात नहीं है, ली कांग ने दिलासा दिया। जो शिष्य परीक्षा में निःशुल्क पास हो जाते हैं, उन्हें केवल एक ही मौका मिलता है। अगर वह फिर से प्रयास करना चाहता है तो उसे पहले शीर्ष 1000 में आना होगा। आपको लगता है कि वह योग्य है? एक शिष्य ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर गुस्से में था। इतने सारे बेवकूफ कैसे थे? ऐसा नहीं था कि उसने इन लोगों को उकसाया था। वह वक्ता को ठंडे भाव से घूर रहा था। वह व्यक्ति तुरंत ही डर के मारे उछल पड़ा। उसके सारे बाल खड़े हो गए क्योंकि उसे लगा कि कोई प्राचीन राक्षस उसे घूर रहा है। वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन फिर उसे लगा कि यह हरकत बहुत शर्मनाक है और उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। बेटे, क्या तुम पिटाई के लिए कह रहे हो? सिद्धार्थ ने उसे अनदेखा कर दिया। ली कांग को एक खाली कोने में खींचकर उसने पूछा, क्या चाई लिहुओ और फेंग चांग आ गए हैं? सिद्धार्थ वास्तव में यह जानना चाहता था, फेंग चांग और चाई लिहुओ पिल वैली आने के योग्य थे या नहीं। उसे बस यह नहीं पता था कि वे योग्य थे या नहीं। नहीं, ली कांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से यहाँ की स्थिति के बारे में जानते हैं। यही कारण है कि वे यहाँ नहीं आना चाहते हैं। वे दोनों ईस्टर्न वेस्टलैंड जैसी जगह में शीर्ष प्रतिभाशाली हैं। लेकिन अगर वे पिल वैली में आते हैं तो वे केवल दूसरों के पैरों पर रेंगने में सक्षम होंगे। वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते हैं। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। वो चाई और फेंग परिवार पूर्वी बंजर भूमि के पिल टॉवर के प्रभारी थे। वो परिवार नष्ट हो चुका था, जबकि चाई और फेंग परिवार के मुखियाओं को सिद्धार्थ ने मार डाला था। फेंग चांग और चाई लिहुओ बहुत संभवत अपने अपने परिवारों के मुखिया बन गए थे, जो पूर्वी बंजर भूमि के स्थानीय शासक थे। सिद्धार्थ को लगा कि उन दोनों को विवश होना पसंद नहीं है।
इसके अलावा वे कीनिया से मोहित नहीं थे। पूर्वी बंजर भूमि में रहकर यह दिखाया गया कि वे दोनों बैल की पीठ की बजाय मुर्गे का सिर बनना पसंद करेंगे। सिद्धार्थ को उन दोनों के बारे में सोचते हुए कुछ भावनाएं महसूस हुईं। वे दोनों बुरे लोग नहीं थे और वह उनका भाई था, लेकिन उनके दो परिवार के मुखिया उसकी पृथ्वी ज्वाला के लालची थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा वह उन दोनों को मारने वाला था। जिस समय उसने उन्हें मारा था उसी समय उसने फेंग चांग और चाई लिहो के साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनके पूर्वजों की हत्या सिद्धार्थ ने की थी, चाहे कारण कुछ भी हो, तो वे उसे माफ नहीं कर पाएंगे। अगर वे इतने उदार भी होते कि उससे बदला न लेते तो भी वे भाई नहीं रह पाते। इसलिए उस समय यह रिश्ता टूट गया था। यह सुनकर कि वे नहीं आए, उसे तसल्ली हुई, साथ ही निराशा भी हुई। इस तरह की भावना को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसने ली कांग से थोड़ी और बातचीत की। आखिरकार वे एक ही ग्रामीण शहर के लोग थे जो एक बार फिर से मिल गए थे। जब ली कांग ने उसे बताया कि पिछले 3 सालों में उसके लिए कितनी मुश्किलें रही हैं, तो उसकी आंखें भी लाल हो गईं। ये 3 साल बहुत मुश्किल भरे रहे थे। आखिरकार यह जगह पिल वैली थी। हर कोई जितनी तेजी से आगे बढ़ सकता था आगे बढ़ रहा था और कीमिया ही एकमात्र चीज थी जो मायने रखती थी। दबाव इतना ज्यादा था कि कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता था। शिकायत करने के लिए कोई व्यक्ति न होने के कारण सिद्धार्थ से सामना होने पर उसकी सारी शिकायतें बाहर निकल आईं। सिद्धार्थ अवाक रह गया। पिल वैली में आपको धमकाए जाने और भारी दबाव का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, लेकिन कम से कम उनके जीवन को कोई खतरा नहीं था। इसलिए एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कब संतुष्ट होना है। सिद्धार्थ ने ये 3 साल खून और आग के तूफान में बिताए थे। वह हमेशा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करता रहा था। इसलिए वह ली कांग के जीवन से ईर्ष्या करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक शिष्य परीक्षा समाप्त करके लाउंज से बाहर चले गए। जब अंतिम शिष्य चले गए तो बुजुर्ग भी बाहर आ गए। जब बुजुर्ग लोग प्रकट हुए तो शिष्य तुरंत व्यवस्थित और शांत होकर खड़े हो गए। सब कुछ शांत हो गया। इस परीक्षण के शीर्ष 3 शिष्य इस प्रकार हैं: लॉन्ग सैन, झांग याओ और यू सिजिया। बधाई हो। जैसे ही यह घोषणा हुई, अनगिनत आंखें सिद्धार्थ की ओर मुड़ गईं। वे सभी आश्चर्य से भर गए। वे लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे विशेष रूप से हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बदमाश पिल वैली में आते ही दिव्य पिल हॉल में घुसने में सक्षम होगा। लॉन्ग सैन, बधाई। ली कांग भी चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पिल वैली में भी लॉन्ग सैन इतना शानदार होगा। धन्यवाद। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस पूछ लेना। सिद्धार्थ ने ली कांग के कंधे पर थपथपाया। चाहे उसने जो भी कहा हो, वे एक ही जगह से थे। जब भी संभव हो उसकी मदद करना स्वाभाविक था। ली कांग तुरंत अवर्णनीय रूप से आभारी हो गया। दिव्य गोली हॉल के शिष्यों में से एक के साथ अच्छे संबंध बनाना उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। जो अन्य 2 शिष्य वहां से गुजरे वे उत्साह से चिल्ला रहे थे। वे जेड कोर के शिष्य थे और उन्होंने यह मौका बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। उनमें से एक तो चुपचाप रो भी पड़ा। अन्य शिष्य ईर्ष्यालु हो गए। घोषणा के बाद वे तितर बितर हो गए। सिद्धार्थ और ली कांग अभी वहां से निकले ही थे कि उन्होंने झाओ जियांग को उनका इंतजार करते देखा। सिद्धार्थ को देखते ही वह तुरंत मुस्कुराया। लॉन्ग सैन, आपकी पहली जीत के लिए बधाई। वाकई बहुत बढ़िया काम किया, झाओ जियांग ने प्रशंसा की। उसकी प्रतिभा उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। शुरू में वह थोड़ा चिंतित था। आखिरकार उसने सिद्धार्थ को तैयारी के लिए बहुत कम समय दिया था। और फिर परीक्षण आत्मा को इकट्ठा करने वाली, हृदय को शांत करने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए था। लेकिन सिद्धार्थ ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया था। यह देखा जा सकता था कि उसकी प्रतिभा कितनी भयानक थी। चलो चलें। रक्षक जुओ ने तुम्हारे लिए पहले से ही शराब की दावत तैयार कर रखी है। झाओ जियांग ने सिद्धार्थ को खींचकर दूर कर दिया। पिल वैली के भीतर एक आलीशान महल में एक बड़ी मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन और बढ़िया शराब रखी हुई थी। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचा तो वह चौंक गया। जुओ तियानजियांग के समूह के अलावा वहां एक और सफेद बालों वाला बुजुर्ग शीर्ष स्थान पर बैठा था। यहां तक कि जुओ तियानजियांग भी सम्मानपूर्ण भाव के साथ इस बुजुर्ग के पास खड़ा था। सफेद बालों वाला आदमी सिद्धार्थ की ओर मुड़ा। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, मानो सिद्धार्थ के शरीर को चीर रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे राज खुल गए हों। बुरा नहीं है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति को राक्षसी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह बहुत बुरा है कि आपने उसे पहले नहीं देखा।
अन्यथा वह गोली परी से इतना कमजोर नहीं होता, बुजुर्ग ने आह भरी। लॉन्ग सैन, जल्दी करो और वरिष्ठ बिशी को नमस्कार करो, झुओ तियानजियांग ने कहा। शिष्य लॉन्ग सैन वरिष्ठ बिशी का अभिवादन करते हैं। सिद्धार्थ चौंक गया। इस बुजुर्ग की आत्मा ऊर्जा भयानक थी। एक नजर में ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आत्मा को मापने के लिए एक रूलर का इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा झुओ तियानजियांग द्वारा इस बुजुर्ग को वरिष्ठ कहना, यह स्पष्ट था कि उसकी स्थिति चौंकाने वाली थी। सिद्धार्थ को नहीं पता था, लेकिन इस बुजुर्ग का नाम डैन बिशी था। वह पिल वैली के 12 ग्रैंड एल्डर्स में से एक था। वह सच्चा अधिकार रखने वाला व्यक्ति था। पिल वैली में हालांकि घाटी के स्वामी का अधिकार सबसे बड़ा था, लेकिन यह पूर्ण नहीं था। अगर 12 ग्रैंड एल्डर उसके आदेशों के खिलाफ थे, तो वे घाटी के स्वामी के आदेशों को अस्वीकार कर सकते थे। 12 ग्रैंड एल्डर्स में से डैन बिशी कट्टरपंथी गुट के प्रतिनिधियों में से एक था। सिद्धार्थ के आश्चर्यजनक प्रदर्शन ने झुओ तियानजियांग को उसे आमंत्रित करने के लिए प्रेरित किया था। लॉन्ग सैन, मैंने मुकदमे के दौरान सब कुछ देखा। अगर कोई युवा थोड़ा भी उग्र नहीं होता, तो वह बस अपनी जवानी बर्बाद कर देता। अगर आपके पास स्पष्ट रूप से शक्ति है, तो आप दूसरों को आपको धमकाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, डैन बिशी ने कहा। लेकिन शिष्य को लड़ाई पसंद नहीं है। मैं एक आज्ञाकारी शिष्य बनना चाहता हूं। यह मेरा स्वभाव है, सिद्धार्थ ने शर्मीलेपन से कहा। लेकिन उसका चेहरा कितना मोटा था, इसके बावजूद उसे लगा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो रहा है। खुद उसे भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। यह अच्छा नहीं है। हमें उसके चरित्र को संयमित करना होगा, डैन बिशी ने अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ बिशी, आप लॉन्ग सैन को अपना प्रशिक्षु क्यों नहीं मान लेते? इस तरह लॉन्ग सैन को जरूरत पड़ने पर काम करने का आत्मविश्वास और समर्थन मिलेगा, झुओ तियानजियांग ने पूछा। यह एक अच्छा विचार है। लॉन्ग सैन, अब तुम मेरे नाम मात्र के प्रशिक्षु हो, लेकिन झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में तुम्हारा प्रदर्शन मुझे संतुष्ट करता है, तो हम बाद में औपचारिक प्रशिक्षु और मास्टर बन सकते हैं, डैन बिशी ने कहा। स्पष्ट रूप से उसकी स्थिति के साथ कोई भी उसका प्रशिक्षु नहीं बन सकता था। वे चाहते थे कि वह झुक जाए। सिद्धार्थ ने मन ही मन कोसा, लेकिन यह सुनकर कि ऐसा नहीं था, उसे राहत मिली। तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें जल्दी से सीनियर बिशी मास्टर को बुलाना नहीं चाहिए? झाओ जियांग ने सिद्धार्थ को धक्का दिया। वह उत्साहित था। अगर सिद्धार्थ डैन बिशी को अपना गुरु मान ले, तो वह सच में आगे बढ़ जाएगा। प्रशिक्षु गुरु का अभिवादन करता है, सिद्धार्थ ने असहाय भाव से झुकते हुए कहा। अंदर ही अंदर उसे ऐसा झुंझलाहट महसूस हो रही थी मानो उसने अभी अभी कोई मक्खी खा ली हो। आखिर वह ऐसे कूड़े के मालिक के पास कैसे पहुंच गया? अच्छा लॉन्ग सैन, तुम जा सकते हो। मुझे अभी भी उनसे कुछ बातें करनी हैं। डैन बिशी ने सिर हिलाया और सिद्धार्थ को विदा किया। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जिस क्षण सिद्धार्थ ने उसे गुरु कहा, डैन बिशी के माथे पर एक हल्की काली क्यूई उभर आई थी।